हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ब्रजेश आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। जैसा कि अभी आपको पता है, यहां से जो ऑनलाइन एकेडमी है आइकॉनिक से आपको जो यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं। मॉडल पेपर एज इट इज़ क्वेश्चन आपको क्या पता मिल भी जाए और नहीं भी मिले, लेकिन कुछ पेपर का पैटर्न हम अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं यहाँ पे आपको डील करवाऊँगा एमएसएन सेकंड का जो थर्ड ईयर के अंदर है आपका पेपर, और जो 6 तारीख को होने वाला है आपका पेपर। पहले था लेकिन पहले पोस्टपोन हो गया कोरोना की, कोई बात नहीं है, कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन आप में वो दम होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़े। कुछ मैं आपसे यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन अपन डील करेंगे। आई होप यहाँ से आपको 55% या 50% क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में, तो ये मैं समझता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन एक अच्छे से थॉट के साथ में। फियर हैज 2 मीनिंग। जो फियर है, जो डर है, उसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सभी को भूल जाओ और आगे भागना स्टार्ट कर दो। दूसरा मीनिंग क्या निकलता है बच्चों, फेस एवरीथिंग एंड राइजेस। फेस एवरीथिंग, सभी को आप फेस करना है और आगे बढ़ना है। तो चॉइस आपकी होती है कि अपने को क्या करना है। तो एग्जाम से डरे नहीं, आपका एग्जाम अच्छा होगा। आई होप आप अच्छा पढ़ रहे होंगे और आपको कुछ हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ नोट्स भी दिए जाएंगे, पूरे के पूरे आपको एज इट इज़ जो यूनिट वाइज है अपन यहाँ पे जो भी मैं डील कराऊंगा। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, मैंने सिर्फ आपको डिजीज़ के कुछ टॉपिक्स लिए हैं, उन टॉपिक्स को मैं सोल्व कराऊंगा जो 5 से 6 क्वेश्चनों में आपको सोल्व करेंगे। चलिए, कुछ इस प्रकार से आपका पैटर्न होगा पेपर का, और 80 नंबर का वो पेपर होने वाला है। जो आपको पेपर कोड मिलेंगे बच्चों इधर के साइड में 5310 पेपर कोड मिलेंगे आपको, 5310 ये आपको पेपर कोड मिलेंगे, और 3 घंटे का समय होगा आपको इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का अपन डील करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो होती है मेडिकल नर्सिंग फर्स्ट, वो आप सेकेंड ईयर में डील करते हो। तो थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट अपना और फर्स्ट ही पेपर है 6 तारीख को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल सकता है वहाँ पे 1 का, और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आपको आ सकता है बच्चों कि जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो आपको पूछा जा सकता है डिफाइन दी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपका, डिफाइन बर्न एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है बच्चों, और ये 16 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन करो आप, डिफाइन दी लेबर एंड एक्सप्लेन इट। पूरे को आपको एक्सप्लेन करवाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये भी 16 नंबर का आ सकता है, 16 या 8 नंबर के में भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात, आपको मान लीजिए कोई शॉर्ट नोट्स आ गया, शॉर्ट नोट्स में ही आपको पूछ लिया कि बर्न के आप क्या लिखो, साइन एंड सिम्टम्स को एक्सप्लेन करो। तो कुछ इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए बर्न के बारे में पढ़ते हैं। बर्न क्या होता है बच्चों, अगर बर्न अकर व्हेन द any injury tissue of the body caused by the chemical heat and electrical current radiation। लुइस ने ये एक डेफिनेशन दी थी और बर्न को बताया था कि आपका जो इंजरी है, जो टिश्यू है, उनमें किसी प्रकार की इंजरी हो गई है, बॉडी कोज कर रही है, चाहे वो हीट से हो, चाहे वो केमिकल से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल करंट से हो या रेडिएशन से हो, ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, बर्न कहलाता है। दूसरी अगर मैं डेफिनेशन देखूँ कि इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लामेशन, और उस इन्फ्लामेशन से इफेक्ट पड़ते हैं जैसे कि आपके टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग एजेंट, कुछ ऐसे एजेंट जिनका टेम्परेचर हाई था वो अपनी स्किन को जला सकते हैं। ड्यूरेशन, कॉन्टैक्ट टाइम और टाइप ऑफ द टिश्यू इंजरी, कि कौन कौन से ये इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर ऑफ
उस जो केमिकल था उसका टेम्परेचर कितना था, दूसरा ड्यूरेशन कितना था उस कॉन्टेक्ट में आने के लिए, और टाइप ऑफ द इंजरी कि किस टाइप की आपकी ये इंजरी हो सकती है। दूसरी बात करो, अगर बर्न क्या है, एक ट्रोमेटिक इंजरी होती है जो किसी भी कारण से या तो थर्मल इलेक्ट्रिकल हो सकती है या आपका केमिकल रेडिएशन एक्टिविटी हो सकती है। ये आपको 2 से 3 डेफिनेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में इटियोलॉजी अगर आपसे पूछे तो इटियोलॉजी थर्मल बर्न, थर्मल बर्न के अंदर क्या होता है बच्चों, जो टिश्यू है ये देखिए आपकी ये थर्मल बर्न है, और ये दूसरी क्या है बच्चों आपका, दूसरा क्या है आपका थर्मल बर्न और रेडिएशन बर्न। ठीक है, ये थर्मल बर्न है और ये रेडिएशन, जो रेडिएशन होता है जो सेक वगैरह देते हैं उनके द्वारा की गई, या आप किसी कांटेक्ट में आते हो जहाँ पे रेडिएशन का एक्सेसिव सोर्स है, वहाँ पे अगर ये इंजरी होती है तो ये थर्मल बर्न कहलाती है। ये आपको याद होना चाहिए, इसीलिए इमेज आपको क्लिक की है कि आप जब भी जाओ आप पढ़ो तो आपके माइंड में एक इमेज आपको मिले। इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है जैसे कि फ्लेम हो गया, जैसे कि आपकी गैस हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और रेडिएशन सन बर्न के द्वारा हो सकता है ना, सूर्य की किरणों के द्वारा हो सकता है बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेसेज के द्वारा हो सकता है। अभी इतना टाइम नहीं कि अपन एक एक चीज को एक्सप्लेन करें बच्चों, अभी अपना जितना जल्दी हो सके अपन पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करें और अपन एग्जाम अपना पास हो जाए। अपना एग्जाम लिखना है, इतना अपने को पढ़ना है। अभी आप ये समझो कि मेरे को पूरा इतना पढ़ूं तो वो आप पॉसिबल नहीं है, और मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन, वैसे अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको जो टीम आइकॉनिक का ऐप है उससे जुड़िए, आपको हर एक चीज़ का फुली डिस्क्रिप्शन दिया गया है हर सब्जेक्ट का। तो अगर एक्सरे से या सोलर एक्सरे से रेडिएशन से अगर जलता है तो रेडिएशन कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट चलो, ये इटियोलॉजी की टाइप है, या तो टाइप कह सकते हो या आप इटियोलॉजी कह सकते हो। ये आपका कौन सा बर्न है, थर्मल बर्न, और ये रेडिएशन बर्न। दूसरा केमिकल बर्न, केमिकल बर्न किसी भी केमिकल एजेंट से अगर आपका क्या हो रहा है, अगर जल रहा है, लाइज हो गया, फिनोल हो गया, सीमेंट हो गया, फास्फोरस हो गया, मस्टर्ड हो गया, स्किन के जो डीपर टिश्यूज होते हैं उनको क्या कर देते हैं बच्चों, आपका डैमेज कर देते हैं, तो ये केमिकल एजेंट कहलाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो स्मोकिंग के द्वारा, स्मोक इनहेलेशन, जो स्मोक इनहेलेशन लगे रहते हैं स्मोक डिटेक्टर, उनके द्वारा अगर आपकी इंजरी हुई हो, जिसमें कार्बन डाइमोनोक्साइड की पॉइजनिंग हो गई हो, ठीक है, इसमें इनहेलेशन के टाइप में कैसे नॉइसियस केमिकल एजेंट के द्वारा अगर आपका क्या हुआ है बच्चों, नॉइसियस केमिकल एजेंट के द्वारा, तो ये वाली जो इंजरी है ये इलेक्ट्रिकल और आपकी कौन सी इंजरी है बच्चों, स्मोक इंजरी कहलाती है। कौन सी इंजरी कहलाती है, स्मोक इंजरी, और काई के द्वारा होती है, नॉइसियस केमिकल ऑक्सीडेंट और आपका डैमेज के द्वारा। ये 3 पे डैमेज करती है, इनहेलेशन ऑफ द अपर ग्लोइटिस और लोअर ग्लोइटिस। ठीक है, तो जो इनहेलेशन है वो आपको इनहेल कितना किया है, कि अपन ने कोई केमिकल एजेंट पी लिया, जैसे तेजाब पी लिया, केमिकल कोई पॉइजन पी लिया, नमक का तेजाब पी लिया, तो उससे होने वाली इंजरी है स्मोक एंड इनहेल। स्मोक का मतलब सूंघ के और इनहेल का मतलब निगल के। इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल हीट के द्वारा आपका बॉडी टिश्यू डैमेज हुआ है, डिसअपियर हुआ है, ठीक है, मिनिमल कंटिन्यूस इंजरी हुई है, तो आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजरी हो सकती है। करंट शॉक से लगा, ये देखिए आप इलेक्ट्रिकल इंजरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल इंजरी। दूसरा है ये केमिकल इंजरी, सॉरी ये है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजरी, ये है इलेक्ट्रिकल इंजरी, और ये है आपका केमिकल एंड स्मोक इंजरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलो, ये है कोल्ड इंजरी। अगर आपको एक्सेसिव कोल्ड के अंदर आप जाते हो और वहाँ पे आपका टेम्परेचर की वजह से आपका टिश्यू क्या हो जाता है, कंप्लीटली आपका फ्रीजिंग हो जाता है। कई बार आप ठंडे में जाते हो और आपकी स्क्रीन ऐसी हो जाती है, तो आपकी कौन सी कहलाती है, आपकी कोल्ड इंजरी कहलाती है। नेक्स्ट आता है कॉमन पैलेस, जहाँ पे आपको कोज कर सकती है बर्न इंजरी। ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स के बात करूँ मैं, जैसे तार है, केमिकल है, हॉट मेटल है, स्टीम पाइप्स हैं, कंबस्टिबल है, आपका फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स हैं, इलेक्ट्रिकसाइड्स है, पावर लाइन्स है, स्मोकिंग है। तो इस प्रकार से आपको इनको लिखना है। हेजार्ड्स, होम हेजार्ड्स, ये तो हेजार्ड्स है जहाँ पे आप काम करते हो, होम हेजार्ड्स। प्रेशर ऑफ द स्मोकर, माइक्रोवेव के द्वारा भी आप जल सकते हो, हॉट वाटर के द्वारा जल सकते हो, डिफेक्टिव वार्निंग के द्वारा जल सकते हो, रेडिएशन के द्वारा जल सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें लिख के आना है अगर आपसे पूछा जाता है तो। 16 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये लिखना ही है। रिक्स कौन से हो सकते हैं, 2 प्रकार के रिक्स हो सकते हैं, एक मॉडिफाइबल हो सकते हैं और एक दूसरा होता है बच्चों नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल के अंदर कौन सा होता है कि वह जिनको अपन चेंज कर सकते हैं। सिगरेट क्लियरलेस स्मोकिंग होगी, स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन केयरलेस कर रहे हैं। एब्सेंट हो गया स्मोक डिटेक्टर, आपने स्मोक डिटेक्टर तो लगा रखे हैं लेकिन वो है नहीं, काम नहीं कर रहा। यूजेज ऑफ वुंड,
स्टोव, आपको वुडन स्टोव काम में ले रहे हो, एक्सपोजर ऑफ हीट सोर्स, इलेक्ट्रिकल कार्ड्स आपके आ रहे हैं, ये सरफेस फ्लेमेबल, ये ज्वलनशील जो सरफेस है, वाटर हीटर्स हो सकते हैं 120 डिग्री फ़ारेनहाइट में, माइक्रो ओवन, और ये सब कार्ड कोऑर्डिनेशन और सब्सटेंस अब्यूज, ये आपके क्या करवाते हैं बच्चों, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट आता है नॉन मॉडिफाइबल, जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, एज और जेंडर, जैसे कि जो बच्चा है वो जल गया, उसको क्या पता है इससे जल रहा है कि नहीं जल रहा, ठीक है, ये जलने वाली है तो उसको नहीं पता है। जेंडर, ठीक है, तो जेंडर भी आपकी जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा कांटेक्ट में रहती है आग के, तो वो ज़्यादा चलने के चांसेस रहते हैं। मेल हैं जो बाहर के सोर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल बर्न है तो उनमें रह सकते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप का बर्न होता है। एक होता है डेप्थ के आधार पे, कितनी गहराई पर है, एक्सटेंस कितना फैला हुआ है, लोकेशन कौन सा है। असेसमेंट, डेप्थ का असेसमेंट कैसे किया जाता है, पार्शियल थिकनेस देख के। कैसे करोगे, अगर आपको वो स्किन कैसे दिख रही है, पिंक, रेड, स्लाइटली एडिमा दिख रहा है, सबसाइड क्विकली, पेन हो रहा है अप टू 48 घंटे तक रिलीव हो रहा है आपको कूलिंग के द्वारा, सब बर्न हो सकता है, टॉपिकल टेम्परेचर के द्वारा एग्जाम्पल हो सकता है। ये देखिए बच्चे, ये फर्स्ट डिग्री बर्न है, सिर्फ लाल रेडिश पड़ा है, ठीक है, स्किन का, ये फर्स्ट डिग्री है। ब्लिस्टर बन गए, छोटे छोटे ब्लिस्टर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये ब्लिस्टर आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए बच्चों, अगर रेडनेस का एरिया हुआ है, रेडनेस हुई है एरिया के अंदर, तो आपका कौन सा डिग्री बर्न है, फर्स्ट डिग्री। अगर ये ब्लिस्टर बन गए हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्लिस्टर आपको दिख रहे हैं, ये हो गए तो सेकंड डिग्री। और अगर ये आपकी डेप्थ अगर जल रही है, स्किन जला रही है, तो थर्ड डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्किन बर्न हो सकती है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के अंदर। देखिए बच्चों, रिपेयर ऑफ द प्रोसीजर, आपको क्या करना है, अडल्ट 5 टाइप के एपिसोड आपका पेलिंग्स हो सकते हैं, हेल हो गए, सिम्टोमेटिकली हो गए, तो ये सब आपका हो सकता है। सेकंड डिग्री नॉन स्कारिंग, ये आपको सिम्टम्स आपको देखने को ऐसे लिख के आना है। सेकंड डिग्री में आपको असेसमेंट करना है सुपरफिशियली और डेप्थ, ठीक है, क्योंकि पार्शियली डेप्थ होते हैं, थोड़े बहुत डेप्थ होते हैं। सुपरफिशियली तो आपको रिंग, ब्लिस्टर, मैंने बोला वेसिकल्स भर जाएंगे उनके अंदर, स्किन के वेडिंग एडिमेटस हो जाएगी, इलास्टिसिटी आपकी कमजोर हो जाएगी, सुपरफिशियल लेयर आपकी डिस्ट्रॉय होगी। डीप के अंदर क्या है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। मॉडरेट टू वाइट और रेड कलर के आपको जो पिंपल्स है, जो ब्लिस्टर है, वो मिलेंगे। रेडेंट आपको देखने को मिलेगा, मे बी येलोविश भी हो सकते हैं। और सेंसिटिविटी टू टच, सेंसिटिव रह सकते हैं। हॉट एयर ओवन के थ्रू आपका ये आ सकता है। तो इसके साथ में आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको बर्न है जो आपको ये पढ़ना है। हेयर लॉस हो सकते हैं, पुल आउट इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये बर्न के टाइप है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सुपरफिशियली एंड डीप डर्मल, ठीक है, जो सुपर डीप डर्मल जो लेयर है उसको भी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो डर्मल के अंदर। तो ऐसा आपको कुछ लिख के आना है। थर्ड डिग्री के अंदर फुल थिकनेस, मतलब पूरी की पूरी आपकी डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों आपकी क्या हो जाती है बच्चों, इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेडेंट आ जाते हैं, ब्लेंचेज पड़ जाती है स्किन। इसके अलावा ये पेनफुल नहीं रहता है, ठीक है, डिस्कलरेशन वगैरह है, वाइट वगैरह है, ये टाउन अगर लिथार्जी हो सकता है, रेविलेशन। रिपेयर प्रोसीजर एनस्कार हैं, उनको रिमूव करो। ग्रैनुलेशन, नए टिश्यूज डेवलप होंगे। और ये डिग्री लेसर देन आपका कितना हो सकता है, अगर एरिया आपका लेसर देन 3.5 से ज़्यादा है तो ग्राफ्टिंग रिक्वायर्ड पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये कौन सा डिग्री है, एपिडर्मिस, डर्मिस और आपकी सबक्यूटेनियस, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, पार्शियली थिकनेस इसमें क्या हुई है, रप्चर हुई है डर्मिस की, लेकिन इसमें फुल थिकनेस ऑफ द डर्मिस, पूरी की पूरी एपिडर्मिस और डर्मिस ये लेके जा रही है। ये आपकी सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री आपको दिखा रहा है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो आता है नेक्स्ट आपका कि अगर रूल ऑफ 9, क्लासिफिकेशन ऑफ रूल ऑफ 9, तो आपको ऐसा एक मनुष्य बना के आना है। अगर आप बना के आओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ये मनुष्य आपको बनाना ही अच्छा है शायद। तो ये मनुष्य बनाइए आप, और उसका हेड का जो रहता है, हेड और नेक, ये आपका हेड हो गया और ये नेक हो गया, इसका एरिया इतना होता है 9%। चेस्ट, अपर चेस्ट एंड बैक, 9 आगे का, ये 9 और 9 पीछे का, पोस्टीरियर एंटीरियर साइड का। इसके बाद में आर्म देखो 9 ईच की, इधर की और ये इधर की, तो ये 9 हो गया। एब्डोमिनल एरिया है 9 आगे का और 9 पीछे का। जेनाइटल एरिया है 1% और लेग 18। तो इनको अगर कुल मिला के जोड़े तो इस प्रकार से आपको ये लिख के आना है इंटीरियर पोस्टीरियर साइड में। अगर मैं 9 का आधा करूँ तो 4.5, 9 का आधा करूँ, मैंने बोला था दोनों अपर साइड पोस्टीरियर साइड, तो इस प्रकार से आपको ये लिख के आना है। ये आपका रूल ऑफ 9 होता है बच्चों, जो आपको लिख के आना है।
चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है लैंड ब्राउन चार्ट। लैंड ब्राउन चार्ट के अंदर भी आपको टोटल 100% का देना है। इसमें हेड का अलग अलग लिख के आना है, हेड का, राइट नेक का 13 कितना होता है, इंटीरियर ट्रंक का होता है, पोस्टीरियर ट्रंक का 13 होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चार्ट आपको नोट्स में मिल जाएंगे और इस प्रकार से आपको इसमें लिख के आना है। जो एरिया जलता है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। टोटल 100% यह आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों पाल्मर मेथड। पाल्मर मेथड में आपको ये हाथ दिख रहे होंगे, किसी में 5% दिख रहा होगा, किसी में 5%, 1% दिख रहा होगा और किसी में 8%। अगर इसमें ध्यान रखना पाल्मर मेथड के अंदर पाल्मर मेथड के अंदर ये क्या हो रहा है बच्चों, पूरा का पूरा हैंड अफेक्ट हो रहा है, पूरा का पूरा हैंड अफेक्ट हो रहा है, 1% जल रहा है। अगर इसमें फिंगर्स आपकी बच गई हैं, ये फिंगर्स बच गई है और ये एरिया ही हुआ है तो ये 5%। ये पीडियाट्रिक के लिए लेंगे और अडल्ट के लिए अगर पूरा हाथ जल रहा है तो 0.8% लेंगे और अगर ये इतना जल रहा है तो ये 5% लेंगे। पाल्मर पैचेस बर्न ऑफ द अप्रोक्सीमेटली यूजिंग द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द पेशेंट पाम पेशेंट का पाम एरिया कितना अफेक्ट हुआ है उस आधार पे ये एरिया आपका लेंगे। इसको पाल्मर मेथड कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है असेसमेंट करना है लोकेशन ऑफ द बर्न का। तो लोकेशन ऑफ द बर्न की अगर बात करूं तो इस प्रकार से आपका कौन सा एरिया हुआ है, जोना हाइपरेमिया हो गया, जोना स्टेनोसिस हो गया, ये ड्रमेस और आपका सबक्यूटेनियस। तो ये आपको जो है ना कोएगुलेशन। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बर्न वुंड का आपको एरिया असेस करना है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में आपको क्या करना है, हीट अगर पूछे, अगर पैथोफिजियोलॉजी पूछती है तो लिखना है, नहीं पूछता है तो आपको नहीं लिखना है। कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने को नहीं है, लेकिन वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हीट कोगुलेशन, नेक्रोसिस होता है, रियल वेस्कोसिटी बढ़ेगी पेप्टाइड की, ऑलरेडी क्या रहेंगे, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, लॉस ऑफ फ्लूइड, सीवियर हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज मायोकार्डियल फंक्शन देखने को मिलेगा, डिक्रीज रीनल आपका क्या देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा। तो ये क्या होंगे बच्चों, अल्टर्ड होंगे। अल्टर्ड होने के इन्फेक्शन और सार्स मोड ऑफ एक्शन, सार्स क्या है, SIRS सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स सिंड्रोम, और MOD का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। तो इस प्रकार के आपको क्या देखना है बच्चों, पैथोफिजियोलॉजी आपको राइट डाउन करके आनी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर पूरे बर्न का पूछे तो आपको इस प्रकार से लिखना है, अगर आपको सिस्टमेटिक नहीं पूछता है। और अगर स्पेसिफाई दे रखा है कि सिस्टमेटिक के आधार पर लिखना है तो वो मैं आगे बताऊंगा। ब्लिस्टर बन सकते हैं, पेन हो सकता है, पेलिंग होगी, स्किन रेड होगी, शौक आ सकता है। और शौक कौन सा देखने को मिलता है, हाइपोवोलीमिया, स्वेलिंग हो सकती है, वाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकता है। अदर फीचर अगर आपको सिस्टम वाइज पूछे तो कार्डियक अल्ट्रेशन में क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। कार्डियक में हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बर्न, शोक वगैरह, एनीमिया ये देखने को मिलेंगे। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट में एडिमा, इसीमिया। तो इस प्रकार से अगर आपको सिस्टम वाइज आपको लिख के आना है, जो आपको यहाँ पे सभी दिए गए हैं, आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, आपको ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री कलेक्ट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड वर्क के लिए यूरिन एनालिसिस करवाना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, ABG और आपको ब्रोंकोस्कोप ये लिखना है। मैनेजमेंट 3 टाइप का होता है, एक तो इमरजेंट आते हैं पेशेंट का, फिर अक्यूट इंटरमीडिएट करना होता है, फिर आपका रिहेबिलिटेशन। इमरजेंट में क्या करोगे, ऑन द स्कैन द केयर फ्लेम, एक्सटिंग्विश द फ्लेम, कोल एंड द बर्न, रिमूव द रेस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव, जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई किसी ने, महिला ने वो पहन रखा है, हार वगैरह पहन रखा है, तो इसको आपको क्या करना है, हटाना है, इरिगेट करना है केमिकल बर्न से, ठीक है। तो ये आपको क्या है, एक इस प्रकार से अगर देखोगे, फेज कौन सी है, इमरजेंट में क्या करोगे, ड्यूरेशन क्या होती है, ऑनसेट ऑफ द इंजरी, तो कंप्लीट फुल फ्लूइड रिसेक्शन, ठीक है। जितना आपने फ्लूइड प्रायोरिटी क्या करोगे, फर्स्ट एड दो, प्रिवेंशन दो, शॉक करो। और इस प्रकार से अगर आपका इमेज आप बना के आते हो, इस प्रकार से आप टेबल बना के आते हो, अक्यूट के लगे, रिहेबिलिटेशन में क्या करोगे, इसमें सारा का सारा लिखा हुआ है बच्चों। तो ये आपको एक्सप्लेन वहाँ पे करना है। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स मिलता है, मान लीजिए बर्न के अंदर एनसार्केटोमी के अंदर अगर बात करूं तो एस्कार्केटोमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ दी सर्जिकल रिमूवल प्रोसीजर होता है, जिसमें फुल थिकनेस अगर 3rd डिग्री बर्न है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है जो बोथ एपिडर्मिस और डर्मिस है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, और सेंसरी डर्मिस है और डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपकी लिथार्जी टिश्यू रिमेनिंग आफ्टर द फुल थिकनेस बर्न हैज बीन टर्म्ड एज एस्कार, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, रिमूव करो जो भी आपके क्लोथिंग वगैरह हैं बर्न के, उनको आपको केमिकल को कोल एंड बर्न एनी 3 आवर्स विद द कोल्ड टेप वाटर के अंदर रखो। 18 डिग्री अगर सिगरेट अगर है,
है ना। सेंटीग्रेड एडिक्वेट होना चाहिए। इसके अलावा कवर करके रखना है पेशेंट को, जिससे क्या रखो ब्लैंकेट से हाइपोथर्मिया ना हो, ठीक है। ये है आपका फ्लूइड लॉस हो जाता है और शॉक में चला जाता है तो फ्लूइड थेरेपी दो, और फ्लूइड थेरेपी आरएल इसमें अपने को प्रोवाइड करवानी होती है, ठीक है। आपको ये एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डिटरमाइन करना है, ये आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। पल्स रेट इतनी होनी चाहिए, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, आउटपुट इतना आना चाहिए, ठीक है। गाइडलाइंस ऑफ द फॉर्मूला आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगा, आर्मी फॉर्मूला, बुक बोर्क आर्मी फॉर्मूला, ठीक है। कोलोइडल्स के लिए ये देना है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये देना है, ग्लूकोज के लिए ये देना है, इससे आपको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अगर एग्जाम में अगर वो टाइम दे दे कि बॉडी का वेट दे दिया, उसके अनुसार आपको क्या निकालना है, फ्लूइड निकालना है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। पार्कलैंड फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन के लिए अलग होता है, फर्स्ट डे सेकेंड एज के लिए ये आपका 4 ml इंटू 4 kg बॉडी वेट इंटू TSA पे। TBSA क्या होता है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न का होता है, तो ये आपको क्या करना है, असेस करना है। इसके अलावा अक्यूट के अंदर क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट इंटरमीडिएट बाद कब करना होता है, 48 से 72 घंटे के बाद में करना होता है। कैपिलरी परमेबिलिटी रिटर्न करना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिग्री ऑफ होमोक्रेटिनिन लेवल। होमोक्रेटिनिन लेवल क्या होता है, हीमोक्रेटिनिन लेवल आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बताता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये सब आपको क्या करना है, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में आपको करना है, ठीक है। सेंट्रल वीनस आपको पेरिफेरल आर्टरीज का पल्मोनरी ये आपको लेना है। टॉपिकल सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखने हैं, कौन कौन से हैं, वुंड ड्रेसिंग करनी है, वुंड डेब्रीमेंट करना है, किस प्रकार से करोगे, 4 टाइप होते हैं, नेचुरल डेब्रीमेंट करना है, मैकेनिकल डेब्रीमेंट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लिख के आना है। वुंड का ग्राफ्टिंग करना है, वुंड ग्राफ्टिंग के लिए आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स, एक होता है बच्चों ऑटोग्राफ्ट, एक होता है जीनोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट, ठीक है। ये टाइप ऑफ वुंड ग्राफ्टिंग मतलब आपने प्लास्टिक सर्जरी की है, इस प्रकार का आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है कोई भी इंजरी के लिए। तो ये ऑटोग्राफ क्या होता है, यूजिंग द पेशेंट वन स्किन, खुद की स्किन को कट करके लिया जाता है। एलोग्राफ के अंदर आप ऑब्टेन करते हो अनोदर पर्सन की, और जीनोग्राफ्ट के अंदर स्किन ग्राफ्ट ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन ह्यूमन सोर्स, यूजुअली पिग की ली जाती है। ऑटोग्राफ में क्या करता है, खुद की, जैसे मैं जला और मेरी स्किन काट के मेरे को प्लास्टिक सर्जरी कर दी। एलोग्राफ्ट के अंदर किसी दूसरे पर्सन के लिए। जीनोग्राफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके किसी अदर देन ह्यूमन सोर्स के अलावा बायोसिंथेटिक एंड सिंथेटिक, ये हो सकते हैं बायोसिंथेटिक और सिंथेटिक ग्राफ्ट। बायोसिंथेटिक क्या होता है और सिंथेटिक क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बायोसिंथेटिक बायोलॉजिकल ग्राफ्ट होता है जो मटेरियल टेम्परेली कवर किया जाता है, किसको, जो बर्न वुंड है उनको। एलोग्राफ्ट जीनोग्राफ्ट से ले सकते हैं अदर देन आपका एमनियन, ठीक है, अदर ह्यूमन एमनियन से बनता है। दूसरा आता है बायोसिंथेटिक एंड सिंथेटिक ड्रेसिंग, ये आपको करनी होती है। पेन मैनेजमेंट करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको देना है, ठीक है। बायोसिंथेटिक के अंदर क्या होता है कि कभी आपकी पार्शियल थिकनेस अगर वुंड हुआ है तो प्रोकेरियन डर्मल और कोलेजन ब्लांचेड नाइलोन मेम्ब्रेन, ये आपकी सिलिकॉन सॉफ्ट सल्फोनेंट आपको ये यूज में लेनी है, और इसको आपको क्या करना है, असेस करना है, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है। अगर ये शॉर्ट नोट्स भी आए तो आपको लिख के आना है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या करोगे, रिवर्ट बैक लेके जाना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, ठीक है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आपके बहुत सारे हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, डेंगरी और अलग अलग प्रकार के ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जलने से जो आपको क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया, हाइपोथर्मिया, ठीक है, केलोइड्स हो गए। तो ये सब आपको क्या करना है, आपको दिखना है। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है अगर बर्न के बारे में आपसे कोई पूछे कंप्लीटली। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शॉर्ट नोट्स क्या है बच्चों, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या है, कैंसर के वार्निंग साइन लिखने हैं, 7 वार्निंग साइन, ठीक है। तो 7 वार्निंग साइन आपको, लार्ज ग्रुप ऑफ द कैरेक्टराइज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ एंड सेपरेटेड एब्नॉर्मल सेल, ये कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर की डेफिनेशन लिखो, फिर आप क्वेश्चन बना के इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाओ। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है चेंजेस बाउल एंड ब्लेडर साइन। ए का मतलब ए सोर्स और डज नॉट हेल, ऐसा कोई मस्सा बन गया है जो हील नहीं हो रहा है। यू का मतलब होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है साहब। टी का मतलब थिकनेस ऑफ द लंप एंड ब्रेस्ट एल्सवेयर। आई का मतलब होता है इंडाइजेशन एंड डिफिकल्टी इन सोलोइंग। ओ का मतलब होता है ऑब्वियस चेंजेस इन वार्मथ एंड मोल और निग्लेस चेंज कफिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट 4 नंबर में। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट चलो बच्चों,
आपको पूछा जा सकता है ओकुलर इमरजेंसी। ओकुलर इमरजेंसी आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकती है, ठीक है। ओकुलर इमरजेंसी है वो आपको 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाएगा, ये 4 नंबर का हो सकता है या 8 नंबर का हो सकता है, याद रखना मेरी बात को। ओकुलर इमरजेंसी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सडन अक्यूट डैमेज हुआ हो आपके आई साइड में, ठीक है, एक्सट्रीमली फिजिकल केमिकल इंजरी की वजह से या इनिशियली बर्न की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, लाइक दैट ओकुलर वेस्कुलरिटी ये हो सकती है। कॉमन कौन कौन सी हो सकती है? केमिकल एसिड बर्न से हुआ है, एल्केलाइन बर्न से हुआ है, ठीक है, एनी आपका इरिटेशन से हुआ है। रप्चर ऑफ द ग्लोब्स, ग्लोब्स क्या होता है दिखाऊंगा इमेज। रप्चर ऑफ द ग्लोब्स आप कोज करता है आपको कोई भी एक्सीडेंट हो गया है कार एक्सीडेंट से, और स्क्लेरा ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, वो टीयर रप्चर हो गया है, रिजल्ट ट्रोमा रप्चर, आपको रिक्वायर्ड ग्लोब रिक्वायर्ड इमीडिएट आपको एवेल्युएशन करना है, आई डॉक्टर को दिखाना है, इमरजेंसी सर्जरी आपको यहाँ पे करवानी है, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। रेटिनल आर्टरी के अंदर ओक्लूजन आ गया है, कोई भी ओक्लूजन आ सकता है, वो किसी भी जैसे कि कैरिंग करिए जो ऑक्सीजन वगैरह लेके जा रही है, रेटिना को ब्लॉक कर दे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। रेटिनल डिटैचमेंट, कोई आपकी स्किन बढ़ गई है, रेटिनल डिटैचमेंट की कोई लेयर आपका क्या हो गया है, लार्ज हो गई है, ठीक है, जो रेटिना पे डिटैच हो रही है। इसके अलावा अक्यूट क्लोजर एंगल ग्लूकोमा डिफाइन करता है अपोजिट साइड के अंदर आयरिस ट्यूबुलर मिशन वेग के अंदर रिजल्ट द इंक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर को आपको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा अक्यूट एक प्रकार का ओपन भी हो सकता है, अक्यूट ओपन हो सकता है और अक्यूट क्लोजर भी हो सकता है। तो क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। इस प्रकार से मैंने बोला था कौन सी आपकी, सबसे पहले बोला था रप्चर ऑफ द ग्लोब्स। ये देखिए बच्चों, रप्चर ऑफ द ग्लोब्स में कुछ ऐसा मिलेगा, रेटिनल डिटैचमेंट, आपका ओक्लूजन, और ये है ग्लूकोमा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको दिखे तो आपको लिख के आना है। रिट्रोवेंट्रिकुलर हेमेटोमा, रिट्रोवेंट्रिकुलर हेमेटोमा, रिट्रोओव्युलर हेमेटोमा सॉरी, इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड कंजेशन होने लग जाता है जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं अपनी साइडों के वहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिकल फ्रैक्चर, अगर आपकी जो ऑर्बिटल केविटी है वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया है तो ऑप्टिकल पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, पेरी ऑर्बिटल कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया है जो आई है, आई के सराउंडिंग, आई के राउंडिंग के अंदर आपको कोई इन्फेक्शन टिश्यूज आपको देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है। कॉर्नियल फोरेजन बॉडी, कॉर्निया के अंदर कोई भी फोरेजन बॉडी जैसे मेटल गैस वगैरह कुछ भी आपका गिर गया है तो हो सकता है कॉर्नियल और एब्रेजन। आपका कॉर्निया के अंदर एब्रेजन का मतलब होता है किसी भी कट वगैरह लगना, एरोजन वगैरह लगना, ठीक है। माइक्रो ऑर्बिटल कैरियोटाइटिस, कैरियोटाइटिस ये एक बैक्टीरिया होता है कैरियोटाइटिस जो इन्फेक्शन कर देता है कॉर्निया के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है आईलिड लेस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। आईलिड के अंदर क्या होता है, पार्शियली और फुल्ली थिकनेस ऑफ द डिफेक्ट हो जाती है आईलिड्स की, ये अपनी आईलिड्स होती है, इसके अंदर अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आप ये लिख सकते हो। मैनेजमेंट क्या करोगे बच्चों, रिमूव करना है जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई है, गैसेज कॉन्टैक्ट वगैरह में आया है, इंस्टॉलेशन करो कौन सी ड्रग को, एमिनोक्वेथिन 0.5% और 1% आपको एमिनोक्वेथिन लेना है, 1 से 2 ड्रॉप लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ऑनगोइंग वगैरह देना है, फोरिजन वगैरह है, जो भी आपको मैनेजमेंट आपको यहाँ पे जो शूट करता है वो मैनेजमेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद में शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है यूट्राइन प्रोलेप्स। यूट्राइन प्रोलेप्स तो क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये नॉर्मल यूट्रस है जो आपका सिचुएटेड है, लेकिन अगर ये यूट्राइन प्रोलेप्स आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा है तो यूट्राइन प्रोलेप्स आपका ये कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, यूट्राइन प्रोलेप्स एक अबनॉर्मल पोजीशनिंग हो जाती है, यूट्रस प्रोट्रूड्स, प्रोट्रूड का मतलब होता है डाउनवर्ड, धंस जाना, नीचे की तरफ धंस जाएगा। यूट्राइन प्रोलेप्स हो सकता है आपको डिसेंड हो सकता है टुवर्ड्स एंड वेजाइना, वेजाइना के पीछे की साइड में, ठीक है। और इसके अलावा पेल्विक फ्लोर में आ सकता है, लिगामेंट्स में आ सकता है। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्टिकल ट्रॉमा हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टिकल ट्विचिंग हो गई है मस्कुलर, फर्स्ट डिग्री हो सकता है। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, सर्विक्स प्रोलेप्स इनटू द वेजाइनल कैनाल, जो सर्विक्स होगा वो वेजाइनल कैनाल में जाएगा। सेकेंड डिग्री के अंदर सर्विक्स एट द इंट्रोट्यूशन, और थर्ड डिग्री में सर्विक्स एक्सटेंड हो जाएगा कोरा पेरिनियम के अंदर बाहर आ जाएगा। देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया है, ये आपका बाहर आ गया है यूट्रस, ये अलग अलग डिग्री है, ठीक है, नॉर्मल। फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेज में आपके वेजाइना के सर्विक्स बाहर है, ठीक है, नीचे की साइड आया। थर्ड डिग्री में पूरा सर्विक्स के थ्रू आपका यूट्रस बाहर निकल गया है। तो इस प्रकार से आपको डिग्री आपसे पूछी जा सकती है, अगर डायग्राम बना के आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या हो सकता है कि सर पेन हो गया है, ये आपको लिखना है, एब्डोमिनल पेन हो गया है, प्रेशर पड़ रहा है, बॉडी डिस्चार्ज हो रहे है, अल्सरेशन हो रहा है, डायग्नोस्टिक कलेक्शन लेना है, हिस्ट्री ये आपको करना है। मैनेजमेंट के अंदर आपको स्ट्रेक्टोमी, इसके अंदर बेस्ट मैनेजमेंट होता है, वेजाइनल पेस्ट्री दे सकते हैं, एस्ट्रोजन क्रीम्स और डिग्री ऑफ द जेनिटल एट्रोफी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज पूछी जा सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा जा सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ लेना, और मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी जो इंपॉर्टेंट है वो 4 नंबर से आपको पूछी जा सकती है शॉर्ट नोट्स में। इसमें क्या करोगे, द साइक्लिक चेंजेस अकर इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड माउथ आर द स्टडी अंडर द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जब शेडिंग आउट होती है आपके एंडोमेट्रियम वॉल और वो आपके ब्लीडिंग के रूप में निकलती है, तो वो क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द साइक्लिक होते हैं। ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या होता है, रेगुलर रहेगी, इंटरप्ट रहेगी, लेकिन ये कितने दिन की रहेगी, 35 दिन या 35 दिन से ज़्यादा की रहेगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हो सकती है। ठीक है, ओलिगोमेनोरिया। इसके बाद में आता है बच्चा पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया के अंदर पॉली का मतलब कम, और आपका फ्रीक्वेंट रहेगी, रेगुलर रहेगी, लेकिन 21 दिन की ही रहेगी। मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है, हाइपर मेनोरेजिया। इसके अंदर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो कितनी रहती है, 80 ml से ज़्यादा की अगर रहेगी तो मेनोरेजिया कहता है। मेटामेनोरेजिया क्या कहता है, मेट्रोरेजिया क्या होता है, एक्सेसिव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ द नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड उसमें लॉस होगा। इसके अलावा मेनोमेटोरेजिया, मेनोमेटोरेजिया में 2 कंडीशन होती है, एक तो मेनोरेजिया, एक मेटोरेजिया। ये 2 कंडीशन अगर आपकी डेवलप होती है बच्चों, तो आपकी क्या कहलाता है, ये कंडीशन अगर आपकी 2 अगर हो रही है, इसमें क्या होता है, एक तो एक्सेसिव आपका क्या है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, दूसरा इरेगुलर रहेगी, तो इसको मेटोमेनोरेजिया कहते हैं। हाइपर मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है, मतलब ब्लड का जो 60 ml जो ब्लड लॉस हो रहा था उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा हो सकता है। डिसमेनोरेजिया पेनफुल रहेगा। एमनोरिया एब्सेंट हो जाएगा, कोई भी कारण हो सकते हैं, या तो उसके अंदर क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेस की कंडीशन हुई हो, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हो, यूट्राइन प्रोलेप्स हो रहा है, फाइब्रोइड्स हो रहा है, एंड्रोमेट्रोसिस हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन, डिजीज, पॉलीसिस्टिक। तो इस प्रकार के कुछ आपको कोज यहाँ पे ऐड करने हैं। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, पेनफुल क्रैम्पिंग, डिस्क्रिप्शन, और ये आपको देखने को मिलेगा। ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमिनल फुलनेस। मैनेजमेंट में क्या करोगे, ट्रीटमेंट मेंस्ट्रुअल का आपका करना है। ओवेरियन ब्लीडिंग हो रही है तो प्रोलॉन्ग अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो इंक्लूड करना है आपको इंसर्शन ऑफ द हार्मोन राइजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, IUD आपको यहाँ पे करना है। यूजेज द मेडिकेशन सच एज कौन सी कंडीशन में, प्रोजेस्ट्रीन और आपको ट्रेनेक्सामाइन, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन दे सकते हो। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में रिफ्लेक्टिव एरर पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्टिव एरर क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इसके अंदर आपको क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टिव एरर्स क्या आ रहा है, रिटेंशन ऑफ द एरर्स इन द फोकसिंग ऑफ द लाइट आई, मोस्ट कॉमन रीजन रिड्यूस विजुअल एक्यूटी। ठीक है, दूरदृष्टि दोष, दूर का दिखना, पास का दिखना, ये वाला है। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब क्या होता है, शेप ऑफ द आई डज नॉट बेंड द लाइट करेक्टली रिजल्टिंग द ब्लड विजन, कि जो शेप ऑफ द आई है वो अच्छा सा इमेज आपको नहीं बना पा रही है, उसमें क्या हो रही है, अबनॉर्मलिटी हो रही है। कौन कौन से हो सकते हैं, 4 टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या होता है, मायोपिया। मायोपिया के अंदर नियर साइटनेस, जो दूर की चीजें हैं वो अपने को नहीं दिखेगी। हाइपर मायोपिया, फार साइटनेस। ठीक है, इसके अलावा प्रेस बायोपिया, लॉस ऑफ द नियर विजन, नियर विजन आपका बंद हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म, आपके दोनों अलग अलग, आपका जो आई बॉल का मूवमेंट है वो अलग अलग रहेगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये क्या हो रहा है, एमेट्रोपिया मतलब नॉर्मल है। मायोपिया नियर साइटनेस, ठीक है, रेटिना आपको नियर देख नहीं पा रहा है, इमेज दूर बन रही है। हाइपरप्रेसिया, फेयर साइटनेस, और जो अस्टिग्मेस है, 3-4 अलग अलग इमेज आपकी बनती है। इरेगुलर विजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके थ्रू ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं। ये आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देना है कि हिस्ट्री कलेक्शन कराओ, आपको ये सब चीज़ें आपको लिख के आनी है। ओटाइटिस मीडिया, फुल क्वेश्चन आ सकता है 16 नंबर का, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों ओटाइटिस मीडिया का। और ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है, फुल क्वेश्चन।
अब बच्चों ये क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, डिफाइन द ओटाइटिस मीडिया बन सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपको टाइप्स पूछ सकता है, इसके अलावा आपको क्या पूछ सकता है बच्चों, इसके साइन सिम्टम्स पूछ सकता है, इटियोलॉजी पूछ सकता है और मैनेजमेंट, ये आपको 16 नंबर में पूछ सकता है और इसका एनसीपी भी बनवा सकता है। तो एनसीपी के लिए आप यूट्यूब पे मेरी क्लास फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप देख लेना एनसीपी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज होती है, मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे एक्युमुलेशन हो जाता है बच्चों फ्लूइड का मिडिल ईयर के अंदर, जिससे ब्लीडिंग ऑफ द ईयर, ड्रम पेन आपको देखने को मिल सकता है। दो टाइप का, तीन टाइप का होता है। अक्यूट के अंदर क्या होता है, अक्यूट आपका सडनली इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ है, ओटाइटिस मीडिया विद द इफ्यूजन, और फ्यूजन सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, रिस्क फैक्टर एज ग्रुप ऑफ चाइल्ड केयर हो सकते हैं, पुलिंग अदर इंक्रीज केयरिंग हो सकता है, पुअर स्लीप की वजह से हो सकता है, इम्यून फंक्शन की वजह से, चाइल्ड हाइडहुड सीजनल आपका हो सकता है, पुअर एयर क्वालिटी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों इसके कोजेज, आपको यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया में कौन सा हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई हो सकता है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, साइनोसाइटिस तो भी आपको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, इरिटेंट्स आपको हो सकता है, टोबैको च्यूइंग से हो सकता है, ठीक है। ये आपको पैथोफिजियोलॉजी इसमें पूछी जा सकती है, कई बार पूछी गई है, तो आप ये ध्यान दें। यहाँ पे एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा, जो स्चियन ट्यूब है वहाँ से क्या होगा, सीरियस एक्सुडेशन होगा मिडिल ईयर के अंदर, और थिकनेस ऑफ द प्लूरेंट फर्स्ट लाइक फॉर्मेशन होगा, लीड्स करेगा आपका किसको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेशन करने के लिए। अब वहाँ पे क्या होगा, अकुमुलेशन होने लग जाएगा पस का मिडिल ईयर के अंदर, जो मे भी लीड करेगा नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू, डैमेज करेगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, कंडक्शन करवाएगा, लॉस हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन में भी को अकर इनटू द मास्टोइड सेल्स, ठीक है, मास्टोटाइटिस कहलाता है। अब क्लिनिकल फीचर्स, अक्यूट के अलग है और क्रोनिक के अलग है। अक्यूट में ओटेल्जिया पेन होता है, ठीक है, ईयर पेन, हियरिंग लॉस हो सकता है, ओटोरेजिया प्यूस का डिस्चार्ज हो सकता है, फीवर आपका इतना देखने को मिल सकता है, इरिटेबिलिटी, हेडेक, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। क्रोनिक के अंदर क्या होगा, टेल्जिया होगा, रेडनेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, टिम्पेनिंग, टिनिंग, टिनिटस, रिंगिंग सेंसेशन देखने को मिल सकते हैं, डिजीनेस देखने को मिल सकती है, बिल्डअप हो सकती है, ट्रोमेटिक मेम्ब्रेन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टेन ट्यूब। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपसे पूछा जा सकता है, तो अलग अलग प्रकार के आपको डायग्नोस्टिक पूछे जा सकते हैं, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, और ऑस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, ऑडियोमेट्री हो गया, टेम्पोनोमेट्री हो गया, कल्चर हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया, टिम्पेनिक आपका सेंटेसिस हो गया, अक्यूस्टो रिप्लोमेट्री हो गया। ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पिसिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, माइक्रोलाइट्स हो सकता है ना, आपका टिम्प्रोथ्रोपिन दे सकते हो, सल्फोनामोनाइड, ये अलग अलग आपकी दवाई है, एंटीस्टेमिक दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पेन के लिए आप क्या दे सकते हो, एंजेट्स दे सकते हो, एंटीसेप्टिक ईयर वॉश आप कर सकते हो, एंटीबायोटिक थेरेपी आप इसके अंदर यूज में ले सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मायरेनेक्टोमी क्या होती है, इंसिजन लगाना है ईयर ड्रम पे और क्रिएट करना है आर्टिफिशियल ओपनिंग, आइदर अलाउ दी इन्फेक्टेड फ्लूइड ड्रेन, ठीक है। टिम्पेनोक्टोमी करते हैं अपन क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में, टिम्पेनोप्लास्टी कर सकते हैं, टिम्पेनोप्लास्टी मतलब रिपेयर कर सकते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, और कुछ इस प्रकार से आपके क्या बन सकते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, रिलेटेड डिजीज कंडीशन, एज एविडेंस, फीवर इंक्रीज हो सकता है, अल्टर्ड आपको ऑडिटरी सेंसेशन देखने को मिल सकता है ना, और ये सब आपको देखने को मिल सकता है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन वगैरह आपको देखने को फील हो सकते हैं। नर्सिंग केयर क्या क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे इंजरी से, आप क्या करोगे, हीट एप्लीकेशन अप्लाई करना है पेड के थ्रू, डाइट हाइजीन को मेंटेन करना है, इसके अलावा क्या करोगे बच्चों, आपका मॉनिटर करना है हियरिंग लॉस को। इसके अलावा आपको फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पार्किंसन पे फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, या तो जो पार्किंसन डिजीज है इसमें फुल क्वेश्चन आ सकता है, या आ सकता है फुल क्वेश्चन आएगा तो 16 नंबर का, या आपका 2 क्वेश्चनों में डिवाइड हो सकता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने ऐड किया है यहाँ पे। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है, नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है जो अफेक्ट करती है आपके मूवमेंट को, डेवलप होता है ग्रेजुअली, स्टार्टिंग द डिले द नेक्रोटिक मोर द जस्ट ऑफ द हैंड्स बट द ट्रेमर्स, हाथ का हिलना, आपने कई पेशेंट ऐसे देखे होंगे जिनके हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, ट्रेमर आते हैं, अननोन आपके मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ भी कोज हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, जैसे कि एग्जैक्ट कोज हो गया, अननोन अभी तक कोई कोज का पता नहीं हो गया, जीनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल ट्रिगर हो सकते हैं, लैक ऑफ डोपामिन,
डोपामिन की कमी से होने वाला डिजीज कौन सा होता है बच्चों? पार्किंसन डिजीज आपका होता है। लैक ऑफ एपिनेफ्रिन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ द लुइस बॉडी इसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों। इसके बाद में अगर मैं बात करूं रिस्क फैक्टर कौन सी हो सकती है? एज, हेरिडिटी हो सकती है, सेक्स हो सकता है और आपका एक्सपोजर हो सकता है। इटियोलॉजी मेंटेन आपको, पैथोफिजियोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट है। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आया जो क्या किया? डिक्रीज किया डोपामिन को, डिपोमिन का डिक्रीज किया, तो वहां पे क्या हो सकता है? डीजनरेशन ऑफ द नर्वस बेसल गैंग्लियाज के ऊपर। ठीक है, तो इम्पेयर करेगा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक को, जो ब्रेडिकाइनेशिया करेगा, ट्रेमर्स दिलाएगा और मसल रिजिडिटी होगी। कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स आपको याद कर सकते हो। फेस लाइक मास्क का आपको देखने को मिलेगा। एसिम्टोमेटिक ट्रेमर रिजल्टिंग भी मिलेंगे। पोस्चुरल इनेबिलिटी रहेगी, खड़ा नहीं हो पाएगा। इनसफलिंग गेट, आयाटा टेटा चलेगा, ऐसे कुछ चलने का एक्ट करेगा। आपको स्लो हो सकता है मूवमेंट, रिड्यूस हो सकता है, रिजिडिटी हो सकती है, फ्रीजिंग हो सकती है। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लिकेशन डिप्रेशन हो सकते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिफिकल्टी च्यूइंग, खाना नहीं होगा, ड्रोलिंग सलाइवा देखने को मिलेगा, यूरिनरी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आप यहाँ पे करवा सकते हो। मैनेजमेंट के अंदर क्या देते हो बच्चों? लियोडोपा और सिनोडोपा, आपका कार्बिडोपा साथ में दिया जाता है। डोपामिन एंटागोनिस्ट आपका ब्रोमोक्रिप्टिन और कार्बोलिन दे सकते हैं। मोड MAOB इनिबिटर, मोनोएमाइनो ऑक्सीडेज, इसके ये आपके एग्जाम्पल है। इसके अलावा कैटाकोलामाइन, मिथाइल सरफेस आप इसके अंदर दे सकते हो। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हो, बेंजट्रोपिन दे सकते हो। ठीक है, अवॉइड करना है विटामिन B6 को। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे? जो डीप ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन हो रहा है, ट्रीट कर सकते हैं पार्किंसन को। इम्प्लांटिंग द इलेक्ट्रोड्स और पार्ट्स आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड का मूवमेंट करवा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पेसमेकर को लाइक द डिवाइसेज आप स्किन के अंदर देखिए बच्चों, ये आपको पेस करना है। एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे अपन पेसमेकर लगाते हैं, ऐसे कुछ आपको डिवाइसेज आपको फिट कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरनल क्रेनियल को एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड जो आपका जो कमी हो रही थी उनको मेंटेन करने का काम यहाँ पे करेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं? एनसीपी मैंने आपको बता दिया है। एनसीपी आपको थर्ड ईयर के बच्चे हो तो एनसीपी बनाना आती होगी, नहीं आती है तो यूट्यूब पे आप मेरा चैनल पे जाएं और यूट्यूब पे आप आइकॉनिक के चैनल पे फाउंडेशन के अंदर बना हुआ है प्लेलिस्ट में कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है, वहाँ से आप देखें। ठीक है, इम्पेयर्ड फिजिकल इमोबिलिटी हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, सेल्फ केयर डेफिशिएट का बना सकते हो, इम्पेयर्ड बाउल एलिमिनेशन का बना सकते हो, न्यूट्रिशनल स्टेटस का। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो मेडिकेशन है उसको प्रोवाइड कराओ, रेस्ट को प्रोवाइड करवाना है बच्चों। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? इसके अलावा क्या कर सकते हो? एवालुएट कर सकते हो पेशेंट के न्यूट्रिशनल को, एनकरेज करना है वार्म बोथ को, मसाज करना है, अवॉइड करना है एनीथिंग को, और फिजियोथेरेपी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। दूसरा इसका बी पार्ट आपको माइस्थेनिया ग्रेविस का मिल सकता है बच्चों। माइस्थेनिया ग्रेविस आपका फुल क्वेश्चन भी हो सकता है, 16 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है या 8 नंबर का भी आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो रिजल्ट किसकी वजह से होता है? प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाएगी, रैपिडली फटिगनेस, फ्रेजिलिटी देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथन ऑफ द अप्रोक्सीमेट इंप्रूव रेस्ट। कैसा हो सकता है? जनरलाइज सबसे ज्यादा होता है 85 से 90%, और आपकी पूरी बॉडी में वीकनेस आ गई है, ट्रंक के अंदर, आर्म के अंदर, लेग के अंदर, ओक्यूलर 10 से 15% हो सकता है। पेशेंट को वीकनेस आएगी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? जो आई मूवमेंट है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। कंजेनाइटल बच्चों के अंदर रहेगा। जेनेटिक जो होता है वो आता है ट्रांजिएंट नियोनेट के अंदर। अगर माता की जी से आपका बच्चे के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो आपका ट्रांजिएंट कहलाएगा जब आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद में कोजेस क्या क्या हो सकते हैं? इसका कोज अननोन हो सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कोज माना गया है यहाँ पे रिस्क फैक्टर, तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? पोस्ट सिंथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वहाँ पे आपके लॉस हो जा सकते हैं। एजिंग फैक्टर हो सकते हैं, एनलार्जमेंट हो सकती है थायराइड ग्लैंड का, सब मेडिकेशन हो सकती है जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो सकती है, ग्लूटामाइन हो सकती है, क्विनिडीन हो सकती है, सिल्पेक्विनिन हो सकती है, ये सब हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ड्रिफ्ट क्या होता है? स्लोली एमलेसिस मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। डिस्फोनिया, बोलने में प्रॉब्लम आएगी। ओकुलर सिम्टम्स आपको पटोसिस, आपको डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, फेशियल मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी, च्विंगिंग एंड स्वेलिंग मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, ये आपको लिखना है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अगर मैं बात करूं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियो मेमोग्राफी करवा सकते हैं, सीरम टेस्ट करवा सकते हैं स्टाइल कोलिन का। इसके अलावा
सीटी स्कैन और एमआरआई ये आपको करवाना है। इसके अलावा मैनेजमेंट में जो आपका एसिटाइलकोलिन कम हो रहा था वो ही दे दो, जिसका नियोस्टिकमाइन दे सकते हो, पायरिडॉक्सिमाइन दे सकते हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड आप इसके अंदर दे सकते हो। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट, थायरेक्टोमी आप इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए बच्चों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये अपन ने क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ नर्स। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि रोल ऑफ नर्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से रोल होते हैं नर्स के। तो सबसे पहला आता है बच्चों केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, इनफर्टिलिटी में पूछ सकता है, डिजास्टर में पूछ सकता है, एज रिलेटेड चेंजेज में पूछ सकता है, कार्डिक इमरजेंसी के अंदर। ये सारे के सारे ये तीनों क्वेश्चन आपके फुल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। फुल क्वेश्चन भी इनका बन सकता है और इनका शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है। तो आप सभी को ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अपन इनको डील करेंगे बच्चों व्हाइट बोर्ड पे, और मैं व्हाइट बोर्ड पे ले लेता हूं आप सभी को। जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन था बच्चों कि केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, जस्ट वेट ए मिनट, हाँ जी, अनकॉन्शियस पेशेंट की अपन बात कर रहे थे। और अनकॉन्शियस पेशेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट, और अनकॉन्शियस पेशेंट अपना आपका मान लो कि शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ लिया जाए तो इसके अंदर आपको लिखना है, वो लिखना है आपको कौन कौन से। फर्स्ट नंबर पे लिखना है जो आपका सबसे पहला है मेंटेन एयरवे पेटेंट, या पेटेंट एयरवे लिख सकते हो आपको। ठीक है, इससे पहले आपको अनकॉन्शियसनेस पेशेंट की परिभाषा लिखनी है कि अनकॉन्शियस पेशेंट होता क्या है। कि अनकॉन्शियस पेशेंट वह पेशेंट जो आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियस पेशेंट कहलाते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको क्या करना है एयरवे को मेंटेन करने के लिए कि उसका जो म्यूकस है उसको क्लीन करो, उसको पोजीशन वगैरह दो अच्छे से, और उसका जो माउथ है उसकी ओरल केयर करते रहो। आपका NG2, अगर आपको पेशेंट को ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगानी है, अगर केयरवे अगर वो नहीं ले पा रहा है तो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगाओ, ET ट्यूब लगाओ। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपको मेंटेन एयरवे के लिए लिखने हैं। दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आता है आपका क्या करना है, यहां पे आपको मेंटेन या मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन को आपको मॉनिटर करना है। वाइटल साइन को मॉनिटर करने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, वाइटल साइन को मॉनिटर करो। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको वाइटल साइन मॉनिटर क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको हर चीज का अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। TPR BP को मेंटेन करना है, ये आप इनके अंदर आप लिख के आ सकते हो। मैं मेन हेडिंग बता रहा हूं इसके अंदर बच्चों। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेंटेन या मॉनिटर IO चार्टिंग। IO चार्टिंग से मेरा तात्पर्य है बच्चों इनटेक आउटपुट चार्टिंग को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कि कितना इनटेक कर रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है पेशेंट का, वो आपको मेंटेन करके रखना है। फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हो इसके अंदर फोर्थ नंबर पे लिख सकते हो मेंटेन बाउल एंड ब्लेडर केयर। बाउल एंड ब्लेडर केयर, इनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। ब्लेडर केयर और बाउल केयर के बारे में आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, फिफ्थ नंबर पे अगर मैं बात करूँ बाउल और ब्लेडर केयर को कैसे, अगर मान लो पेशेंट को आपका अनकॉन्शियस पेशेंट है और अनकॉन्शियस पेशेंट होने की वजह से आप उसके अंदर देख पा रहे हो कि उसके अंदर कैथेटर लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, तो आप ये क्या कर सकते हो, पेशेंट को ये चीजें आप उसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके अलावा बाउल केयर कैसे मेंटेन की जाती है सर, तो बाउल केयर कैसे मेंटेन करोगे बच्चों। बाउल केयर की अगर मैं बात करूं तो जो बाउल केयर होती है कि पेशेंट को मान लो, पेशेंट को क्या है उसके जो भी आपका फ्लूइड वगैरह आ रहा है, डिस्चार्ज वगैरह हो रहे हैं, उनको क्लीनिंग करो। क्लीनिंग करने के बाद में उसको मेंटेन करो आप, और मेंटेन करके आपको ये सब मेंटेन करना है। दूसरी चीज आपका क्या होता है, मेंटेन करना है बच्चों, मेंटेन करना है आपको फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस।
क्योंकि आपका जो पेशेंट है बच्चों वो कैसा पेशेंट है, वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको पता नहीं है कितना फ्लूइड अपने को लेना है, कितना क्या करना है। तो आप उसके लिए हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करो। हाइड्रेशन को कैसे चेक किया जाता है बच्चों, स्किन ट्रिगर को खींच करके अपन देखेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आईवी फ्लूइड इसके अंदर दे सकते हो। आईवी फ्लूइड के अलावा क्या कर सकते हो, इसके अंदर प्रोटेक्ट करना है आपको इंजरी से। प्रोटेक्ट करो बच्चों इंजरी से, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंजरी। इंजरी से आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि पेशेंट फॉल डाउन नहीं हो जाए, गिर नहीं जाए। तो ये सब आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों तो आता है आपका 7 नंबर का जो पॉइंट है वो आता है बच्चों, आपको प्रोवाइड कराओ उसको दी माउथ केयर। माउथ केयर आपको उसको प्रोवाइड करवाना ही है कि माउथ के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं तो उनको क्लीन करो। माउथ आपको ब्रशिंग वगैरह कराओ, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है बच्चों, मेंटेन करना है। इसके अलावा मेंटेन करके रखना है आपको स्किन इंटीग्रिटी। मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चों, स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखो कि अगर स्किन अगर आपकी रब हो रही है तो आपको स्किन अगर टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है तो उसको मसाज वगैरह करो, ऑयल मसाज वगैरह लगाओ, ठीक है। टाइम टू टाइम उसकी स्किन की केयर करो। 9 नंबर पे पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रिजर्विंग कोरोनियल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है सर, कैसे मेंटेन करें, समझ नहीं आ रहा, समझ में आएगा। अगर आपको अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसकी जो आई लीड्स है, जो आई लीड्स ओपन हो रही है वहां पे इंटीग्रिटी को मेंटेन करो, क्योंकि श्लेष्मा जुड़ जाती है और वो उससे स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती। तो आई लीड्स वगैरह आप उसके अंदर NS से साफ करो, कोल्ड कंप्रेशन दो। एक्टिविटी ऑफ थर्मुलेशन, ये 10 पॉइंट लिखने हैं आपको बच्चों। अचीविंग थर्मो रेगुलेशन, ये आपको मेंटेन करके रखना है बच्चों। इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आपको ये सब चीजें आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये सब आप मेंटेन करो। ये कौन सा है, शॉर्ट नोट्स है आपका 5th A, 5 नंबर का A है और ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है आपका सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका इनफर्टिलिटी के दौरान। इनफर्टिलिटी में नर्सेज के रोल, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट नोट्स था और नर्सेज के क्या क्या रोल हो सकते हैं यहाँ पे, तो नर्सेज के रोल आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या रोल हो सकते हैं, क्या क्या रोल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहली अगर आपको इनफर्टिलिटी होती क्या है, इनफर्टिलिटी की आपको डेफिनेशन पूछे तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, 1 साल तक आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है विदाउट प्रोटेक्शन, किसी प्रकार का कॉन्डोम वगैरह नहीं लिया है, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन यूज में नहीं लिया है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है और मेल में इंपोर्टेंस होती है। अब रोल ऑफ नर्स क्या है, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग किसकी करनी है, जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको हेल्प करो। वो स्ट्रेस में आए हुए हैं, बच्चा अचीव नहीं हो रहा तो उसको स्ट्रेस वगैरह है वो आप क्या करो, स्ट्रेस को दूर करो, रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट दो, इमोशनल सपोर्ट दो उनको, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ। इसके अलावा क्या करवा सकते हो बच्चों, जो भी क्लाइंट है उनको आप ये काउंसलिंग दोगे, स्ट्रेस को रिमूव कैसे करोगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, इमोशनल स्ट्रेस की कोई बात नहीं, आपको कंसीव हो जाएगी, उनको तरीके बताओ। जेनेटिक काउंसलिंग करो। दूसरी बात क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग करो। जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर बताओ कि कैसे उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको करना है, ये भी एक तरीका होता है। इसके अलावा आप क्या करो, टेस्ट करो, टेस्ट के लिए एडवाइस करो। और सबसे पहले किसको एडवाइस करोगे, मेल एंड फीमेल को। मेल के तो स्पर्म लेने हैं, इसमें काम हो जाएगा, और फीमेल को आपको बाद में चेक करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चों, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उनको आप इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस कर सकते हो। इसके अलावा एजुकेट करो उनको, एजुकेशन अबाउट दी इनफर्टिलिटी।
इनफर्टिलिटी के लिए एजुकेट करो। इनफर्टिलिटी के एजुकेट कैसे करोगे कि जो आप बताओ उनको कि ऐसे बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप काउंसलिंग करा, आपने काउंसलिंग किया, इसके अलावा आप क्या करोगे, उसकी हेल्प करो, फाइंड आउट कोज को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प दी कपल्स फाइंड आउट दी प्रॉब्लम, कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, उनकी जेनेटिक काउंसलिंग करो। तो इन पॉइंटों में आपको लिखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो बच्चों, नॉन जजमेंटल अप्रोच कर सकते हो। 6 नंबर पे नॉन जजमेंटल अप्रोच। अप्रोच करो, मतलब अगर माता और पिता आपको बच्चा लेना ही चाहते हैं, उनको अचीव करनी है, तो आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है बच्चों, इसके अलावा आपका जो कारण हो सकता है वो आ सकता है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये, आप इनके अंदर ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आप 5 पॉइंट में 4 नंबर कोई नहीं देगा, 4 नंबर कोई नहीं देगा। इनको आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने बताया जेनेटिक काउंसलिंग कैसे करोगे, एजुकेशन, क्योंकि 3rd ईयर के बच्चों आप सभी को ये सब चीज़ें आती है। नेक्स्ट आपका था कि डिजास्टर के अंदर रोल क्या है, डिजास्टर क्या है। तो डिजास्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं बच्चों, डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर के बारे में मैं बता देता हूं कि डिजास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी का डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। इसके अलावा किन किन चीज़ों का हुआ, तो 3 चीज़ों का हुआ। कौन सी, इकोनॉमिक का हुआ, फिर किसका हुआ, आपका हुआ इन्वायरमेंट का हुआ। या आपका फुल क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। हेल्थ का हुआ, और किसका हुआ बच्चों, लिविंग का हुआ। किसका हुआ, लिविंग का हुआ, ठीक है। अब जो आपका इकोनॉमी का हो रहा है वो सडन हो रहा है, सडन हुआ। और कैसे स्केल पे हुआ, लार्ज स्केल पे हुआ। कैसे स्केल पे हुआ, लार्ज स्केल पे हुआ है बच्चों, लार्ज स्केल पे हुआ है, जो इजीली मैनेज नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट मैनेज इजीली मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, वी कैन नॉट मैनेज, इसी को अपन क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजास्टर इसको कह सकते हैं। कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी का डिस्ट्रक्शन हुआ, किन किन चीज़ों का हुआ, इकोनॉमी का हुआ, आपका इन्वायरमेंट का हुआ, हेल्थ का हुआ और लिविंग का हुआ, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आपका सडनली होता है, लार्ज स्केल पे होता है, जो इजीली मैनेज नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। अब रोल ऑफ द नर्स क्या क्या होते हैं, तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो नर्स के रोल हैं वो क्या क्या होते हैं, इन्वायरमेंट पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। एक तो विटामिन ए की कमी होती है डिजास्टर से। कौन सा विटामिन आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन जो लॉस होता है विटामिन ए लॉस होता है। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, इसके अंदर आपको गैस्ट्रोएंट्राइटिस, तो इनको आपको कंसर्न करना है, इनको आपको मैनेज करके रखना है। अदर न्यूट्रिशनल नीड, विटामिन स्कर्वी हो सकते हैं, इसके अलावा आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मीजल्स होता है बच्चों। क्या होता है, मीजल्स, आपने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक के अंदर। गैस्ट्रोट्रेक्टोमी, इसके अंदर गैस्ट्राइटिस का इन्फ्लामेशन हो सकता है, गैस्ट्रोम्यूकोसा और इंटेस्टाइन का, तो ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अंदर रोल ऑफ नर्स मैंने बता दिए हैं कि 2 में यहाँ पे करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर जो भूकंप के डिजास्टर के टाइप है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं डिजास्टर के टाइप। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है बच्चों आपका आर्टिफिशियल या मैन मेड, इसको बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल ना बोल के मैन मेड, ह्यूमन के द्वारा किया गया हो, मैन मेड के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो वार है, कोई भी युद्ध किया गया है, वार हो गया है ना, वो हो गए आपके
एटम्स हो गए, एटम्स हो गए। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, गैसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन से कहलाते हैं, मैन मेड कहलाते हैं। नेचुरल के अंदर आपका अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, लैंड स्लाइड हो सकता है, लैंड स्लाइड हो सकता है। इसके अलावा आपका हो सकता है साइक्लोन हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, सुनामी हो सकता है, सुनामी हो सकता है। इसके अलावा आपका फ्लड हो सकता है, बाढ़ आना, फ्लड हो सकता है, और टर्नेडो, टर्नेडो हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके भूकंप के भूकंप का नाम आ रहा है, क्योंकि एग्जाम आपका भूकंप की तरह आप इसको जी रहे हो, तो भूकंप नहीं है बच्चों, इसको भूकंप की तरह ना लें, डिजास्टर के टाइप पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है बच्चों, वो होता है आपका सबसे पहले, नर्स का रोल क्या होता है, नर्स के रोल देख लो या मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर देख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सर्च करना है। क्या करना है, सर्च करना है एंड रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू। इसके अलावा आपका आता है फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेन पावर आपकी बढ़ जाए। थर्ड पे आपको क्या करना है बच्चों, ट्राइज करना है। ट्राइज कलर कोडिंग होता है, मैं बताऊंगा अभी। फोर्थ नंबर पे क्या होता है बच्चों, टैगिंग करना है, टैगिंग करना है। टैगिंग करने के बाद में आप क्या करोगे, टैगिंग करने के बाद में आपको यहाँ पे करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ बॉडी, डेथ बॉडीज को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। नर्स को क्या करेगी, सर्च करेगी एंड रेस्क्यू करेगी। ठीक है, ठीक है, सर्च करेगी कि क्या करना है, कहाँ कहाँ से ऐसे लोग हुए हैं जो अफेक्ट में है, फर्स्ट एड देगी। तो जो कटे हुए हैं उनको फर्स्ट एड देना, कट फट लग गया, उनको चोट वगैरह लग गया है। ट्राइज करेगी, कलर कोडिंग देखेगी, और 3 कलर इसमें, 4 कलर इसमें देते हैं बच्चों। एक देते हैं सबसे पहले, अगर ट्राइज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, ट्राइज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो रेड कलर, रेड कलर के अंदर आपके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आती है। रेड कलर के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आती हैं, और जैसे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अपन देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी इमरजेंट। अगर आपको मैं सिखा देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ ट्राई सिस्टम। ट्राई सिस्टम में आप सब नहाते हो, नहाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले साबुन कहाँ लगाते हो, सर पे। तो सर पे से लेके चेस्ट पे आप लगाते हो, तो सर से लेके हेड टू चेस्ट। अगर कोई ट्रोमा अगर हो रही है, इंजरी हो रही है, तो रेड कलर के अंदर आ जाएगा, ट्राई सिस्टम में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट आपको देना है, हाईएस्ट आपको क्या करना है, प्रायोरिटी पे देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चों, इमरजेंट स्टेज होती है, इमरजेंट स्टेज होती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एब्डोमिनल अगर हो रहा है, इमीडिएट ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट इसमें आपको देना है। दूसरा आता है येलो कलर। येलो कलर के अंदर क्या करना है, येलो कलर के अंदर आपको क्या करना है, हाई प्रायोरिटी देनी है, हाईएस्ट नहीं देनी, हाई प्रायोरिटी इसमें प्रोवाइड करवानी है। और हाई प्रायोरिटी प्रोवाइड कराओगे तो बच्चों क्या है, जैसे कि एब्डोमिनल इंजरी हो गई है उनके अंदर। इसके अलावा आपका क्या होना है, ट्रीटमेंट विद इन 6 डे, ट्रीटमेंट आपको कितना देना है, विद इन 60 मिनट के अंदर। फिर आता है बच्चों ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्रीन कलर जैसे कि कोई हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करवाना है विद इन 120 मिनट, विद इन 120 मिनट के अंदर आपको ट्रीटमेंट देना है। एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह के हो गया है। और अगर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के अंदर तो क्या हो गया है, कुछ नहीं करना, इसमें कोई प्रायोरिटी आपको नहीं देनी है। इसमें तो क्या हो गया, लोवेस्ट प्रायोरिटी, इंसान क्या हो गया है, मर गया है। तो ये आपका क्या था, ट्राई सिस्टम जो आपको मैनेज करना है। इसके अलावा टैगिंग करना है। टैगिंग से आपको क्या फायदा मिलेगा, कौन मर गया है, कौन नहीं मर रहा है। आइडेंटिफिकेशन करना है बच्चों बॉडीज का। इसके बाद में अगर मैं देखूं, इसके बाद में अगर देखूं तो इसका जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन बाद में बताएंगे। पहले मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मिटिगेशन, मिटिगेशन करना होता है। इसके अलावा आपको क्या करना होता है बच्चों, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस करना होता है। ठीक है, प्लानिंग करेंगे। डिजास्टर हुआ, डिजास्टर होने के साथ में इसके बाद में आप क्या करना है, रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड लेना है बच्चों, रेस्पॉन्स लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी करवानी है। और वापस से आपका मिटिगेशन, मिटिगेशन में आपको क्या प्रोवाइड करवाना है, मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, मटेरियल प्रोवाइड करवाना है। प्रिपेयर्ड के अंदर प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करनी है।
प्लानिंग करनी है, इसके अंदर आप रेस्पॉन्स चेक करोगे, चेक रेस्पॉन्स को चेक करोगे, रिकवरी कितनी हुई है उसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चों तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर 3 प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके अंदर प्राइमरी के अंदर तो क्या देना है, प्राइमरी में फर्स्ट एड देना है बच्चों, जो आपको 60 मिनट के अंदर देना है, ठीक है, सॉरी 60 मिनट नहीं है, 0 to 6 आवर्स, ठीक है। इसके बाद में सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, और ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइम में करोगे, विद इन टाइम इसका रहेगा 6 to 24 आवर्स। रिहेबिलिटेशन में रिवर्ट बैक लाना होता है, और रिहेबिलिटेशन जो करोगे वो कितने टाइम पे, इनमें फूड प्रोवाइड कराओ, क्लॉथ प्रोवाइड कराओ, इसके अलावा क्या दोगे बच्चों, शेल्टर दो, ठीक है। रिवर्ट बैक लेके आना है, 1 डे से लेके आपका कितना हो सकता है, 60 डेज का हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके रोल रहते हैं, किसके अंदर आपके रोल रहते हैं बच्चों, किसके अंदर रोल रहते हैं, ये रोल रहते हैं आपके किसके अंदर, डिजास्टर के अंदर। तो नर्स के ये रोल आपको यहाँ पे लिखना है और आपको पढ़ के समझाना है। नेक्स्ट आता है बच्चों इसके बाद में आपका कि एज रिलेटेड चेंजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे, एज रिलेटेड चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपने जीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ी होगी, और जीडियाट्रिक नर्सिंग की ऐसी ब्रांच कि मेडिसिन की ऐसी ब्रांच जो आपको क्या हो सकता है, जिसके अंदर ओल्ड एज की केयर कैसे की जाती है उसकी स्टडी करें। अपना जो क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अपना जो क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स का, वो क्वेश्चन था एज रिलेटेड चेंजेज ओल्ड एज के अंदर, ये था। इसके अंदर अपने नर्स के रोल थे, तो नर्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आपको कहीं में देखने को मिलेंगे, और क्या करना है, सबसे पहले सीवीएस में देखने को मिलेंगे। सीवीएस में क्या देखने को मिलेंगे कि एज रिलेटेड जैसे कि रिड्यूस हो जाती है आपकी इनसिफिशियंसी, और इसके अलावा आपका डिक्रीज हो जाता है, मास ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरी आपको क्या हो सकता है, वॉल जो है वो रिजिड हो जाते हैं। इनके अलावा आपको इसके अंदर रोल क्या है, एज रिलेटेड चेंजेस आपको पढ़ना है। इसके अंदर हेल्थ को प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए आपको एडवाइस करेगी कौन, नर्स, एक्सरसाइज के लिए आपको एडवाइस करेगी। दूसरी चीज क्या हो सकती है बच्चों, अवॉइड करना है स्मोकिंग को अवॉइड करना है बच्चों, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। तीसरी चीज, और एंड डू नॉट अलाउ फैटी डाइट आप इसके अंदर अवॉइड नहीं करना है। टेबल साल्ट अवॉइड करना है, अवॉइड टेबल साल्ट को अवॉइड करना है। रूटीन चेकअप करवाना है, बीपी या वाइटल फंक्शनिंग जो भी वाइटल ऑर्गन है उनका, ठीक है। इसके अलावा वेट को कंट्रोल करके रखना है, वेट कंट्रोल करके रखो तो ये आपका मैनेज हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ इसके अंदर आपका, नेक्स्ट अगर मैं चलूँ बच्चों तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी। सेकेंड नंबर पे रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी के अंदर आपका गैस एक्सचेंज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज गैस एक्सचेंज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको डिक्रीज कफिंग देखने को मिल सकती है, कफिंग एक्सरसाइज कम रहेगी, आपको एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो इंक्रीज हो जाएगी कौन सी, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, सब जानते हैं, लंग्स की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या करोगे इसके लिए, हेल्थ प्रमोशन कैसे करोगे सर, हेल्थ प्रमोशन के लिए आपको करना है बच्चों एक्सरसाइज करवाना है, पेशेंट से एक्सरसाइज करवाओगे। इसके अलावा आप क्या करवाओगे, टेक रिड्यूस एडिक्वेट फ्लूइड आप एडिक्वेट लोगे। इसके अलावा आपको क्या करवाना है, अवॉइड करना है, अवॉइड स्मोकिंग को क्या करना है बच्चों, अवॉइड करना है। इसके अलावा क्या करना है, अवॉइड करना है एक्सपोजर के इसके अंदर नहीं आना है, एक्सपोजर को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
तो ये है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करने वाले कारक। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आपको हर सिस्टम के अंदर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो ये आपको लिखना है और आपको चेंज करना है। तो इस प्रकार से अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चों, इसके अलावा जो है कार्डिक इमरजेंसी, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कार्डिक इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है कि कार्डिक इमरजेंसी सर अंदर आपको देखा जा सकता है कि कोई भी आपको एमआई हो गया, एमआई कार्डिक इमरजेंसी है, कार्डिक इमरजेंसी, एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइस्टियन, हाइपरटेंशन हो सकता है, आपका क्या हो सकता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक ट्रोमा, पॉइजनिंग। इसके अलावा क्या हो सकता है एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, कोई भी शोक। इस प्रकार से कुछ कंडीशंस आपको लिख के आनी है, इन सभी की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, कोज आप लिख सकते हो कि कोई भी ऐसा कोज जो आपको इनको अफेक्ट कर रहा है। साइन सिम्टम्स आप अकॉर्डिंग टू जो भी आपको दिखा है उनका आपको लिखना है। चेस्ट पेन, जैसे कि एमआई की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट पेन होता है, ये लिखना है। हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर कार्डियक आपका ब्लॉक हो जाता है। कार्डियक ट्रोमा, अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई है, पॉइजनस लिया है तो ऑर्गन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे। ठीक है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो गया है तो आप हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर जा सकते हो। ठीक है, शोक आपको लिखना है। तो इनके साइन सिम्टम और मैनेजमेंट में क्या करोगे, आपको लाइफ सेविंग सीपीआर देना है, सीपीआर देना है बच्चों। इसके अलावा फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट दो, आइनोट्रोप दो, आइनोट्रोप आपको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन के अंदर आप क्या दोगे कि अवॉइड करो स्मोकिंग वगैरह को जो इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इमीडिएट आपको ट्रीटमेंट देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रोल का क्या, नर्स का क्या काम होता है, नर्स एजुकेटेड करेगी, वाइटल साइन को मॉनिटर करेगी, मेंटेन करेगी एयरवे को। इसके अलावा क्या करेगी, पोजीशन को मेंटेन करेगी। इसके अलावा क्या कर सकती है बच्चों, इसके अलावा कर सकते हो आप, इसके अलावा आप कर सकते हो पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या करोगे कि जैसे कि कार्डियक अरेस्ट है तो सीपीआर वगैरह दे दिया, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी एक प्रकार की क्या है इमरजेंसी कंडीशन है। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, स्ट्रेस आ गया, डिजीज शॉक आ गई, तो ये सब कंडीशंस आपको क्या करना है, लिखना है, इनका मैनेजमेंट और आपको साइन सिम्टम तक आपको यहाँ तक लिखना है। चलिए बच्चों अपन वापस से चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर अपन पढ़ रहे थे ठीक है बच्चों, तो ये अपन पढ़ रहे थे और यहाँ पे आपको ये सब चीजें मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट करवा दी है, रोल ऑफ नर्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना होता है बच्चों, शॉर्ट नोट्स है आपका किस किस के ऊपर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, कि ऐसे कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड की अगर मैं बात करूं तो खूब सारी कंडीशंस हैं, सीपीआर है, ग्लूकोमा है, हेड इंजरी है, एमटीपी एक्ट है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन दो दो सब देखते हैं। वापस से अपन वही व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, गॉड ब्लेस यू बाद में बोलेंगे, पहले आपको क्या करना है बच्चों, वापस से अपन व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे और वहीं पे अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट करेंगे। ठीक, हाँ जी, तो अपने शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं और शॉर्ट नोट्स में पहला आ गया 6 का ए। 6 का ए था आपका ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स में आपका हो सकता है फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट हो सकता है, दूसरा केमिकल एजेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है, इसके अलावा आपका एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एयरबोर्न हो सकता है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, ऑक्यूपेशनल के अंदर आपका
कि आप ऐसे कोई केमिकल आप कंपोजिशन पे काम कर रहे हो, वहाँ पे एयरबोर्न डिजीज होती हो, रेस्पिरेटरी, स्किन के अंदर कैंसर हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे कुछ आपका ऐसे मान लो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स के अंदर ये काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स जो होते हैं बच्चों, जस्ट वेट ए मिनट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, तो ये सब आते हैं मैकेनिकल हैजार्ड्स। तो इनकी वजह से जो अपने अफेक्ट पड़ते हैं उनके बारे में आपको क्या करना है बच्चों, राइट डाउन लिखना है और इनके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपका जो फिजिकल है, जो फिजिकल एजेंट है उनके अंदर आपके कौन कौन से हो सकते हैं, नॉइस हो गया, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, नॉइस हो गया। नॉइस के अलावा क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा लाइटिंग हो गई, इसके अलावा हीट हो गया, कोल्ड हो गया, इसके अलावा डस्ट हो गई। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के इनसे आपको अफेक्ट पड़ रहे हैं आपकी हेल्थ पे। सर नॉइस से डीफनेस हो सकती है, वाइब्रेशन से आपका जो मूवमेंट है वो अबनॉर्मल हो सकता है, रेडिएशन से आपको कैंसर सेल्स डेवलप हो सकती है, लाइटिंग अगर एक्सेसिव पड़ रही तो आपको ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकते हो, हीट एंड कोल्ड, डस्ट, ये सब आपके क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका जो केमिकल्स आते हैं, केमिकल्स के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फार्म, जो चिमनियाँ होती है उनकी वजह से हो गया, इसके अलावा गैसेज हो गए उनकी वजह से हो गया, इसके अलावा आपका एरोसोल की वजह से हो गया, मिस्ट की वजह से हो गया, ठीक है, लिक्विड की वजह से हो गया। तो ये सब आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इनके बारे में आपको लिख के आना है, ठीक है। इसके अलावा आपका एयरबोर्न के अंदर आपको जो एयर से आपको मिल रहा है कि आप रेस्पिरेटरी रिको एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ केमिकल एजेंट ऐसे हैं जो इनहेल करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रेडिएशन से, सर रेडिएशन से क्या हो सकता है, रेडिएशन की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो रेडिएशन से आपको क्या हो सकता है कि जैसे आपको इंजरी हो सकती है ऑफ टिश्यूज, अपन ने बर्न में नहीं पढ़ा था क्या बच्चों, वो एक प्रकार का हेल्थ हैजार्ड था, इंजरी हो सकती है, ट्रोमा हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जो आपके अफेक्ट कर रहा है, फंगाई हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा इंसेक्ट हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, वायरस हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है बच्चों, साइकोलॉजिकल के अंदर आपको मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसके अलावा आपको जॉब की स्ट्रेस से भी आपको जॉब स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी का फील हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, जॉब मोनोटोनी की, या आपको डिप्रेशन हो गया किसी भी जॉब से, एंजाइटी और फियर, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं वापस से सीपीआर की तरफ। सीपीआर क्या होता है और सीपीआर की तरफ चलते हैं। सीपीआर आप सभी का पढ़ा हुआ है, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा नाम और इसको क्या कह सकते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट इसके अंदर देना होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट इसके अंदर प्रोवाइड करवाना होता है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऐसी आपको कोई कंडीशन जिसमें कार्डियक अरेस्ट आ गए हो, कहाँ देते हैं, इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो गया है, एमआई कार्डियक अरेस्ट, आपको ट्रोमा
शोक, इंजरी, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ब्रेन डेथ, ब्रेन हाइपोक्सिया। इसके अलावा आप कर सकते हो बच्चों हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये सब आपको यहाँ पे सीपीआर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना होता है, इसके अंदर अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 पीपल हैं सीपीआर देने वाले, 3 चीज चेक करते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। जो आपकी कैरोटिड वेन है उसको असेस किया जाता है। मैं बोल के बता देता हूँ, सीपीआर आपको पढ़ना है, कैरोटिड वेन को असेस करते हैं, आपका सेंसेशन देखते हैं। पहले सबसे पहले आप उसको शोक करोगे, आर यू ओके, फिर आप उसका एयरवे देखो कि उसका एयरवे पेटेंट है कि नहीं है, इसका मतलब होता है एयरवे। फिर देखो उसकी ब्रीथिंग, चेस्ट मूवमेंट को देखो, फिर उसका सर्कुलेशन देखो, लेसन आपको वहां पे चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 व्यक्ति हैं तो आपको कितना देना है, 30 तो आपको कंप्रेशन देने हैं, 30 कंप्रेशन और 30 कंप्रेशन और 2 एयरवे देनी है। तो ये आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट वगैरह है जो आपको पढ़ा हुआ ही होगा, वो सब चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। इसके अलावा बच्चों इसके अलावा क्या करोगे, सीपीआर के अंदर एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। फंडामेंटल में आपने खूब पढ़ा होगा सीपीआर क्या होता है, सब जानते हैं सीपीआर के बारे में, फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो फिर से समझ लें, अपन समझाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। बेसिक लाइफ सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो सीपीआर का जो मैंने बताया है वो आपको उल्टा करना है। पहले आपको कंप्रेशन देने, सी का मतलब कंप्रेशन, CAB हो गया है, ये अब चेंज हुआ है, CAB कंप्रेशन, एयरवे देना है और ब्रीथिंग देनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कि अगर मैं एक इमेज आपको शो करूं तो उस इमेज में आप सभी को दिख रहा होगा, उस इमेज में आप सभी को दिखेगा, जस्ट वेट ए मिनट, मैं आपको चलाता हूं। देखिए बच्चों, ये आपको क्या करना है, 3 मेथड होते हैं, जो थ्रस्ट मेथड, और आपको कौन सा होता है, हेड चिन लिफ्ट मेथड, और तीसरा मेथड आपको होता है एयर टू एयर मूवमेंट। 90 डिग्री आपके जो एंगल है वो आपको इस प्रकार से करना है, कंप्रेस करना है, और आपको कहीं पे देना है, ये मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाना है। हेड चिन लिफ्ट मेथड, हेड को आपको टिल्ट करो और चिन को खींचो और आपका एयरवे को देखो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये मूवमेंट करवाना है, ये आपको कंप्रेशन देना है, एयरवे वगैरह देना है, ब्रीथिंग वगैरह आपको प्रोवाइड करवानी है। तो ये सब आपको मेंटेन करके रखना है बच्चों, मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा अगर मैं चलूँ तो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, सीपीआर के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, सीपीआर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था बच्चों वो था आपका ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के बारे में अपन डील करेंगे, ग्लूकोमा होता क्या है ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों अपन। ग्लूकोमा क्या होता है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। 2 टाइप का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा आपको देखने को मिलता है। अगर आपको नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, जस्ट वेट ए मिनट बच्चों, हाँ जी, ग्लूकोमा के बारे में पढ़ते हैं। जब आपका आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के अंदर आपका ग्रुप ऑफ, अभी मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, डिसऑर्डर होता है। ओक्यूलर डिसऑर्डर है, कैसा डिसऑर्डर है, ओक्यूलर डिसऑर्डर, जो करेक्टराइज्ड होता है, करेक्टराइज बाय किसके द्वारा, इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर
प्रेशर बढ़ने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? इटियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी? इटियोलॉजी इसकी हो सकती है बच्चों, इटियोलॉजी इसकी हो सकती है आपकी एज, एज फैक्टर है। एज कितनी होनी चाहिए आपकी? अबव 40 ईयर्स। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपका ड्रग्स, और ड्रग्स कौन सी बच्चों? कौन सी वजह से? कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड हो सकते हैं, इंजरी की वजह से हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं इसके कोजेज की, सॉरी इसके टाइप की, ये कोजेज मैंने बता दिए। अब बात करते हैं बच्चों इसके टाइप्स। ठीक है, तो टाइप इसके क्या होते हैं? दो प्रकार का होता है। प्राइमरी, जो प्राइमरी में क्या होता है? ओपन एंगल और क्लोज एंगल के बारे में आपको लिखना है। सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है बच्चों? दो टाइप का होता है। ओपन एंगल के अंदर क्या होता है? लो टेंशन ग्लूकोमा भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ग्रेजुअली विदाउट प्रोड्यूसिंग विजुअल लॉस इनसाइड एज, आपका इसमें क्या नहीं होता है? विजुअल लॉस नहीं होता है, प्रेशर वैसे ही इंक्रीज हो जा सकता है। इंपेयर्ड हो जाती है ऑप्टिक नर्व। क्या इंपेयर्ड होगी? ऑप्टिक नर्व, नर्व इंपेयर्ड हो जाती है। इसके अलावा क्लोज एंगल के अंदर क्या होता है? अब्रप्ट हो जाता है प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द एंगल। सडन क्लोजर ऑफ द एंगल की वजह से क्या हो जाता है? अब्रप्ट हो जाता है। एंगल बिटवीन द कोर्निया एंड आइरिस के बीच में बनता है। कहाँ का बनेगा? कोर्निया एंड आइरिस के बीच में बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो ये होता है, ये पेन मार्क होता है, ब्लड विजन करवाता है, एसोसिएटेड रहता है। इसके बाद में जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एडिमेटस हो जाता है टिश्यू, इनहिबिट द आउटफ्लो ट्रेबिकुलर मिसेम वर्क के अंदर हो जाता है। और ग्लूकोमा का जो टॉपिक है पूरा का पूरा हमारे चैनल बंसिका मैडम के द्वारा पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब चैनल पे आप इस डिजीज को पढ़ सकते हो, पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। कैटरेक्ट भी वहाँ पढ़ाया है। इसके साथ में आप कैटरेक्ट भी देख ले बच्चों, कैटरेक्ट भी आप देख ले, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। तो वहां पे आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे आप ये सब चीजें पढ़ लें। यहां मैं पूरा डिजीज कंडीशन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपन शॉर्ट अपन कैसे लिखना है एग्जाम में, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं सर? इंक्रीज क्या हो जाता है? IOP इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और कितने से ज़्यादा? 21 mmHg से ज़्यादा। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों? विजुअल डिफेक्ट होता है। विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखता है, ब्लड विजन जिसको कहते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? डिफिकल्टी फोकसिंग, फोकसिंग में डिफिकल्टी नहीं कर पाता है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है बच्चों? हेडेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा पैलर एंड क्लम्पिंग ऑप्टिक नर्व, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ऑक्यूलर पेन देखने को मिल सकता है, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आपको ये सब चीजें लिखनी है। इसके बाद में आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करोगे बच्चों? इसके पहले आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में लिखना है वही हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको विजुअल फील्ड ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करना है, बच्चों, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करना है। इसके अलावा विजुअल फील्ड देखना है, विजुअल फील्ड के बारे में देखना है। इसके अलावा आपका स्प्लिट लैंप एग्जामिनेशन करना है। इसके अलावा टोनोमेट्री है, टेस्ट करना है। तो ये सब देखना है। कॉम्प्लिकेशन आपका हो सकता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करोगे? मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आप
मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर टॉपिकल एजेंट दो। टॉपिकल एजेंट के अंदर क्या दोगे आप? टॉपिकल एजेंट के अंदर पिलोकॉर्पिन दो, पिलोकॉर्पिन, पिलोकॉर्पिन देना है। इसके अलावा आपको क्या देना है? टॉपिकल एपिनेफ्रिन ये देना है। टॉपिकल बीटा ब्लॉकर देना है, ठीक है। ओरल केयर आपको देनी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये आपको प्रोवाइड करवाना है। नर्सिंग केयर के अंदर प्रोवाइड कराओ रिसोर्सेज, क्योंकि उसको कम दिख रहा है, इंजरी से प्रोटेक्शन करो। इसके अलावा एक्सप्लेन करो ग्लूकोमा के बारे में। और आप क्या बनाओगे इसके अंदर? सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करोगे? सर्जिकल अगर मैं मैनेजमेंट देखता हूं बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है? लेसर ट्रेबेक्लोप्लास्टी, ट्रेबेक्लोप्लास्टी कर सकते हो आप, ट्रेबेक्लोप्लास्टी कर सकते हो, मेजर ट्रेबेक्लोप्लास्टी कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? लेसर ट्रेडोनोटोमी ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब होता है। लेसर आपका ट्रेबेक्लोप्लास्टी के अंदर क्या होता है? जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है बच्चों, उसको आपको ट्रेबेकुलर मिसिंग वर्क को इंक्रीज एडिक्वेटली आपको कंट्रोल करना है मेडिकेशन के द्वारा। और लेसर ट्रेडेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं? ये क्या है? ट्रेडोटोमी। इसके अंदर टोमी का मतलब होता है बच्चों इंसेशन लगाओ ह्यूमर के अंदर, एक्वस ह्यूमर के अंदर इंसेशन लगाओ, और इंसेशन लगाने के लिए आइरिस को आप क्या करो? मेंटेन करो। तो इस प्रकार से आपका ग्लूकोमा आपका पूरा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हेड इंजरी। हेड इंजरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। हेड इंजरी, हेड इंजरी क्या होती है? हेड इंजरी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका शॉर्ट नोट्स और आपका फुल क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है कि अगर कोई भी इंजरी हो गई है, आपके जो स्कल्प है वो ब्रेक डाउन हो गया है, तो हो सकता है क्या क्या कॉज हो सकते हैं? आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है बच्चों। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपका फोर्स गिरने से भी हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो गया है तो आपका हो सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो ब्रेन इंजरी होती है वो टाइप होते हैं उनके कॉन्शियसनेस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों टाइप की, टाइप्स ऑफ इंजरी। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ब्रेन इंजरी के जो टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कंफ्यूजन, दूसरा जो होता है बच्चों सेरिब्रल कंफ्यूजन होता है, तीसरा जो होता है आपका एपिड्यूरल हेमेटोमा होता है, टोमा हो सकता है, और हो सकता है आपका इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा। इसके अलावा आपका हो सकता है बच्चों सबड्यूरल हेमेटोमा, ये आपको हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है? कंफ्यूजन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर ट्रांजिएंट इंटरप्शन होता है ब्रेन एक्टिविटी का, स्ट्रक्चर इंजर्ड होती है। दूसरा सेरेब्रल कंफ्यूजन के अंदर क्या होता है? ब्रेन विद एसोसिएटेड स्वेलिंग आएगी। एपिड्यूरल के अंदर क्या होता है बच्चों? ब्लड बिटवीन द इनर टेबल ऑफ द स्कल एंड ड्यूरा और स्कल के बीच में ब्लड आ जाता है तो कहते हैं। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा क्या होता है? अगर ब्रेन टिश्यू कॉमनली एसोसिएटेड एडिमा हो गया है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से। सब ड्यूरल के अंदर क्या होता है बच्चों? ब्लड बिटवीन आ जाता है ड्यूरा और अरेक्नोइड मैटर के अंदर। क्लासिफिकेशन क्या होता है? माइल्ड एंड मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। इनको सबको देखते हैं जीसीएस ग्लासको कोमा स्केल के थ्रू देखते हैं, जो आपका नॉर्मल अलग होता है। इसके अंदर माइल्ड के अंदर 13 से 15 है,
GCS इसके अंदर कितना होता है बच्चों आपका 9 से 12 हो सकता है, और इससे आपका कितना हो सकता है 3 से 8 के बीच में हो सकता है GCS। तो GCS आपको पूरा पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स आपको GCS पे मिल सकता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकता है GCS पे। ठीक है बच्चों। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं सर? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं बच्चों आपका क्या हो सकता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है बच्चों? अल्टर्ड हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, क्योंकि ब्रेन क्या है रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाता है? मे बी अबनॉर्मल और नॉर्मल, वो इंजरी पे डिपेंड करता है बच्चों। तीसरी चीज क्या होता है बच्चों? पिपिल की साइज क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है। इसके अलावा लॉस ऑफ मोटर फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपके खूब सारे कोमा में जा सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अगर इंजरी हो जाती है, हेड ट्रॉमा हो जाता है, तो आपको खूब सारे सिम्टम्स आपको वैसे ही याद हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या करवाते हैं? वही हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। इसके अलावा आपका CT स्कैन कराओ, CT स्कैन के अलावा MRI कराओ, MRI के अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन अपन ने कर ही लिया है, रेडियोग्राफी EEG करवा सकते हो। तो ये सब आपको करवाना है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वो आता है आपका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? इंक्रीज ICP बढ़ने से आपको क्या हो सकता है? मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एल्जाइमर डिजीज हो सकती है। एंटी सीजर की मेडिसिन दो। एंटी सीजर्स की मेडिसिन के अंदर आपको क्या देना है साहब कि इसके अंदर फेनेटोइन दो, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट दे सकते हो, एंटी सीजर ड्रग्स, फेनेटोइन वगैरह। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों? आपका हिस्टामिन दे सकते हो, हिस्टामिन मेडिकेशन दे सकते हो। इसके अलावा आपका क्या दे सकते हो? माइल्ड एनाल्जेसिक दे सकते हो, माइल्ड एनाल्जेसिक दे सकते हो। ओस्मोटिक डाईयूरेटिक्स दे सकते हो। ठीक है बच्चों। इसके अलावा डेक्सामिथाजोन दे सकते हो। ये आप प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। डाइटरी के अंदर NPO रखो पेशेंट को। पोजीशनिंग आपको सेमी फोल्डर पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, ओपन वुंड है तो उसको क्या करो? कवर करके रखो कि इन्फेक्शन से बचाना है। दूसरा, प्रोटेक्ट करना है इंजरी से। तीसरा, उसका जो IOP है वो मेंटेन करो। ABG चेक करो, ICP चेक करो। ये सब आपको क्या करना है बच्चों? चेक करना है। इसके अलावा जो भी आपका हेड इंजरी के अंदर डायग्नोसिस बनते हैं, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये इन चीजों को आपको क्या करना है बच्चों? असेस करना है और इन चीजों को आपको देखना है। तो ये था क्वेश्चन आपका हेड इंजरी का, और इन सभी के नोट्स आपको बच्चों मिल जाएंगे। इन सभी को नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करें। इन सभी के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे एग्जाम में पढ़ने के लिए। इसके बाद में आपका आता है लास्ट क्वेश्चन जो बचता है, वो बचता है MTP एक्ट। क्या होता है MTP एक्ट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है MTP एक्ट? हाँ जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कब आया था? कब? 1971 में आया था। और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, लागू कब हुआ था? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर हुआ था। ठीक है बच्चों। इसके बाद में स्टार्ट एनफोर्स एस्टैब्लिश तो ये हुआ था। इसके बाद में इसके अंदर जो मेडिकल ट्रीटमेंट देखा जाता है बच्चों, मैं बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर होता है कि आपका जो अबॉर्शन है, अबॉर्शन करवाया जाता है। अबॉर्शन के लिए किया जाता है, दो चीजें देखी जाती है। अबॉर्शन 0 से लेके अर्ली अगर करवा रहे हो, अबॉर्शन अर्ली अगर करवा रहे हो तो आपका कितना होता है? 0 से 12 वीक का समय, 0 से 12 वीक का। और लेट अगर करवा रहे हो तो 13 से आपका 20 वीक का समय इसमें लग सकता है। इसके लिए 1 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए 2 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको
नीडेड होती है अबॉर्शन के लिए, ठीक है। एक डॉक्टर की इसलिए रिक्वायरमेंट क्योंकि अभी बच्चा बना नहीं है। इसके अलावा रोल ऑफ नर्स के अंदर आपको देखना है कि कैसे आपको अबॉर्शन करवाना है, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीपी एक्ट कब आया था ये मैंने बता दिया है, क्यों किया जाता है, टर्मिनेशन करवाया जाता है, मेडिकल लीगल। अब अबॉर्शन एमटीपी एक्ट कब कब ऐसा करवा सकते हैं अपन टर्मिनेशन, कि मान लो कंजेनाइटल एनोमलीज है, कंजेनाइटल एनोमलीज में करवा सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, रुबेला वगैरह है तो आप करवा सकते हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी है तब हो सकता है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 2 डॉक्टर चाहिए, 3 डॉक्टर चाहिए, कौन कौन सा टाइप का एमटीपी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कब करवाना होता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस पेपर को सोल्व करना है। इसके सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इसकी चिंता नहीं करें कि हमारे को नोट्स नहीं मिलेंगे, हमारे को नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे। और ये जो पेपर है आपको सभी को पेपर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। जब आपको ऐप पे ये पेपर मिलेगा तो आप सभी को ये पढ़ना है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नोट्स आप, हाँ हो सकता है मैंने जल्दीबाजी में आपको कुछ चीज़ें मिस हो गई हो, पर बेटा ये अपने को पेपर सॉल्यूशन जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना है। अपने को क्लू मिलना चाहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। समझ में अगर फिर भी नहीं आता है आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको सब चीज़ें समझाई जाएगी। और आइकॉनिक के साथ में बने रहें, जिससे आपको वेल अपडेट आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। और आई होप, मैं कहता हूँ इस पेपर में से आपको 50% क्वेश्चन या 50% से ज़्यादा ही, मैं 50% बोल के चल रहा हूँ, 50% तो मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू फॉर योर सक्सेस। आपका एग्जाम टाइम बहुत बड़ा टाइम है और आपको मैं विश करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हो। 6 तारीख को जब आपको पेपर निकल हो तो आपको ये चीज़ें, ये क्लास आपकी गूंजती रहनी चाहिए कि सर ने जो पेपर खिलाया था उसमें मेरे को ये क्वेश्चन मिल गए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं बहुत ही जल्दी कुछ नया अपडेट लेके। और हाँ, एनसीपी ग्लूकोमा वगैरह हमारी टीम आइकॉनिक का जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ आपको और भी चीज़ें, बीमारियाँ वगैरह मिल सकती है जो आपके काम आ सकती है एग्जाम में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, नए क्रिएशन के साथ में। आप हमारे को ऐसे प्रमोट करते रहे, अपने लोगों के, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर काइंड अटेंशन। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।